तो ये सर्किट का लेक्चर नंबर 2 आपका होगा। इसमें सबसे पहले हम करंट फ्लो मेथड पढ़ेंगे और इसमें मैंने एक सर्किट आप लोगों के लिए बना दिया है जिसमें 4 रजिस्टर लगे हुए हैं 1 ओम के, और 2 पॉइंट्स ए और बी के दरमियान में आप लोगों ने आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करनी है। इसमें करंट फ्लो मेथड में जिस तरह कल भी मैंने बताया था, यहाँ से आप करंट का फ्लो बनाना, और आपको मैंने बताया था जहाँ से करंट डिवाइड होता है वो ब्रांच आपस में पैरेलल में आ जाती है। सपोज करें यहाँ से करंट आई आ रहा था, समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो इस तरफ करंट I1 गया, इस तरफ करंट I2। अब क्या हो रहा है, ये जो करंट I1 है इस रजिस्टर में भी I1 गुजर रहा है, इसमें भी I1 गुजर रहा है, और मैंने बताया था कि ऐसे सारे रजिस्टर्स जिनमें करंट सेम गुजरता है तो इन दोनों में तो सेम गुजर रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में सीरीज में होंगे क्योंकि इनमें करंट सेम गुजर रहा है। इस 1 ओम में भी I2 गुजर रहा है, इस 1 ओम में भी तो I2 ही गुजरेगा ना, तो ये दोनों आपस में किस में होंगे, सीरीज में होंगे। लेकिन यहाँ से तो करंट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है ये दो आपस में सीरीज में, ये दो आपस में सीरीज में। क्यों सीरीज में, करंट सेम, ये क्यों सीरीज में, करंट सेम, और ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच आपस में फिर पैरेलल में सॉल्व होगी। तो अगर इस सर्किट को थोड़ा मैं और सिंपल वे से बना दूं तो कुछ इसकी नेक्स्ट फॉर्म ये वाली आप लोगों की बन जाएगी। नेक्स्ट फॉर्म इसकी ये वाली बनेगी। इसमें ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी है। मैंने क्या बोला है कि ये दोनों आपस में सीरीज में 1 ओम 2 ओम बन गया, और ये दो आपस में सीरीज में तो ये भी 2 ओम हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस डायग्राम को आप लोगों ने थोड़ा सीधा करके बना दिया। अब आगे तो आसान है कि ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच तो आपस में, यहाँ से मैं समझ आ गया था कि आपस में पैरेलल में होंगी। अगर ये पैरेलल में है तो हम इसको लिख सकते हैं, हम ऊपर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ओवर सम, प्रोडक्ट ओवर सम। ये दो के लिए आपको रूल याद है, तो ये कितना हो जाएगा 4/4। तो इसका आंसर आप लोगों के पास 1 ओम की इक्वल हो जाएगा। ये बड़ा बेसिक सा सर्किट एक मैंने लिया। इसी तरह की कोर सर्किट आप लोग का होमवर्क के लिए मैं देता हूँ, आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। इस तरह की सर्किट अपने पास बना लें कि सपोज करें ये आपके पास एक सर्किट है, इसमें थोड़ा रजिस्टर हम ज़्यादा लगा दें, ठीक है। इसमें ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। रजिस्टर आप जो है वो सारे 1 ओम के लगा लें, ये भी 1 ओम एंड सो, यानी जितने भी रजिस्टर्स हैं आप लोगों ने सारे रजिस्टर जो हैं वो 1 ओम के कनेक्ट करने हैं, और इसके दरमियान में भी आप लोगों ने यहाँ पर एक रजिस्टर लगा देना। ये रजिस्टर भी आपका 1 ओम का बनेगा। तो ये आपका होमवर्क है आप लोगों ने। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, यहाँ से आप करंट का फ्लो बनाएंगे, इसको एंड पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ये तीनों ब्रांचेज आपस में पैरेलल में सॉल्व होंगी। इस वाले को और इस वाले को भी नहीं छेड़ना, पहले इस सारे को सॉल्व करके, इस सारे को कैसे सॉल्व करना है इस तरह। फ़र्क सिर्फ ये था कि इसमें 2 ब्रांचेज बनी थी ना, क्योंकि ये और ये वाली थी। इसमें ये वाली भी इसी तरह ही है, ये वाली भी इसी तरह बिल्कुल सॉल्व होगी, और इसमें एक तीसरी ब्रांच भी इस जगह पर दरमियान में ऐड हो जाएगी, ठीक है। कितने ओम ऐड होगी, 1 ओम। तो पहले इस सारे को आप लोगों ने इसी मेथड से सॉल्व कर लेना है। ये सॉल्व हो जाएगा, जब ये सॉल्व हो गया तो इसकी जगह पर एक सिंगल रजिस्टर आ जाएगा, और उसके बाद ये वाला रजिस्टर, इसकी जगह जो सिंगल आएगा एक, और ये वाला रजिस्टर, एंड पे तीनों किस में सॉल्व हो जाएंगे, सीरीज में सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है इसका जो आंसर बनेगा वो 4 ओम होगा। तो आप लोगों ने इसको चेक कर लेना है, और ये आपका होमवर्क है, आप इसको खुद ट्राई करें। बेसिक सा सर्किट इसलिए मैंने आपको दिया है, इसको करेंगे तो इंशाल्लाह थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी हो जाएगा। एक जनरल सी चीज़ है, वैसे मुश्किल है कभी आए, इंजीनियरिंग में कभी कभार वो पूछते हैं कि क्यूब का सर्किट पूछते हैं कि क्यूब की आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें, ठीक है। वैसे मैं उसको आपको करवा देता हूँ। सपोज करें ये क्यूब मैं बना लेता हूँ, ये क्यूब है, चलिए पहले क्यूब ही बना लेता हूँ। इस तरह मैं क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्यूब का क्वेश्चन आ रहा होता है, इस पॉइंट को हम ए बोल देते हैं और इस पॉइंट को बी कह देते हैं। इस क्यूब की जितनी भी ये जो लेंथ है ना, मतलब यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है, इस जगह पर वो रजिस्टर लगाएगा, मतलब जितनी भी लेंथ है हर लेंथ में एक रजिस्टर लगाएगा। इधर भी यू रजिस्टर लगा होगा, इधर भी रजिस्टर लगा होगा, इस जगह पर भी रजिस्टर होगा, इसमें भी रजिस्टर होगा। मतलब जितनी भी आप लोगों ने साइड ज्वाइन की हैं, इसमें भी रजिस्टर होगा,
एंड सो मतलब जितनी भी साइड्स हैं ना, हर साइड पे रजिस्टर एक लगा होगा। और इन रजिस्टर की जो वैल्यू, क्योंकि क्यूब की सारी साइड की लेंथ सेम होती है ना, क्योंकि क्यूब जो होता है उसकी सारी, इधर भी होगा, जितनी भी साइड होगी सब साइड की लेंथ सेम होती है, तो हर तरफ की रेजिस्टेंस सेम ही होगी। सारी साइड की लेंथ अगर सेम होती है तो हर साइड की रेजिस्टेंस सेम होगी। सपोज करें ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, मतलब जितने भी रजिस्टर होंगे वो सारे आप लोगों के 2 ओम के ही आपको गिवन होंगे, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी हो। तो हम लोग इसको मेथड से सॉल्व तो नहीं करेंगे, क्योंकि मेथड से इसको सॉल्व करें तो ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। अगर क्यूब का सवाल आ जाए तो उसके लिए डायरेक्ट आप लोगों ने थ्योरम याद रखना है। क्यूब की बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि क्योंकि उसकी सारी साइड की लेंथ सेम होती है, तो उन साइड की जो रेजिस्टेंस होगी वो भी आपको क्वेश्चन में अगर कभी आ जाए तो सेम ही गिवन होगी। तो उसके लिए आप थ्योरम से सॉल्व करेंगे। इसका एक डायरेक्ट थ्योरम होता है क्यूब के लिए, ये थ्योरम सिर्फ क्यूब के लिए है। वो हम कहते हैं 5/6 इंटू आर। आर यहाँ पर क्या है, क्यूब की किसी एक साइड की रेजिस्टेंस, क्योंकि हर साइड की रेजिस्टेंस सेम है, तो 5/6 इंटू आर करेंगे। और आर यहाँ पर जो लिखा हुआ है उस क्यूब की किसी एक साइड यानी वन साइड की रेजिस्टेंस है। तो वन साइड की रेजिस्टेंस, ये नहीं मैं कह रहा हर दफ़ा 2 ओम होगी, वो 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, लेकिन जो भी किसी एक की होगी सबकी रेजिस्टेंस सेम होगी। तो आप इस थ्योरम से उसको सॉल्व कर लेंगे। 5/6 जो भी इन साइड की रेजिस्टेंस की मैंने किसी एक की वैल्यू यहाँ लिखनी है, तो 2 है तो 2 को लिख दें, 2 को 6 से कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा 3। इसकी जो आर इक्विवेलेंट इस केस में बनेगी वो आप लोगों के पास 5/3 ओम की इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह अगर आपका क्यूब का कोई क्वेश्चन आ जाए, वैसे क्यूब के क्वेश्चन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में ज़्यादा आते हैं, मेडिकल में चांसेस के नहीं होते। तो अगर कभी कोई क्यूब का क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम डायरेक्ट इस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये थ्योरम जो हम लोगों ने प्रूव किया है ना, हमारे कोर्स में तो नहीं है इसका प्रूफ, लेकिन ये थ्योरम जो है, इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं बाय यूजिंग केवीएल, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है हम इस थ्योरम के ऊपर अप्लाई करते हैं, और इस थ्योरम का जो सोल्यूशन आता है वो केवीएल से ही आता है। ठीक है की बात। चलें जी, आप शुरू करते हैं, बल्कि पहला टॉपिक करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं जो आपके यूएचएस के पेपर में सबसे अच्छा क्वेश्चन आया है। इससे बेहतर क्वेश्चन उन्होंने कभी भी नहीं दिया। ठीक है, वैसे यूएचएस में जो नॉर्मली वो सर्किट देते रहे ना, बल्कि पहले वो नॉर्मल वाले सर्किट्स कर लेते हैं। 2-3 साल तो यूएचएस में ये सर्किट आता रहा इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए। पता नहीं सर्किट में उनको क्या ख़ास चीज़ नज़र आई, क्योंकि 2-3 दफ़ा पास पेपर में आपके पास देखा होगा प्रॉब्लम। इस तरह उसने सर्किट बनाए हुए थे, ये 3 रजिस्टर लगे हुए थे और पूछा हुआ था जनाब इसकी आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो। तो देखो ये तो सिंपल सी बात है, आप करंट का फ्लो बनाओ, करंट के फ्लो के मेथड से सॉल्व होगा ना। हम ए से शुरू करते हैं, ए से करंट का फ्लो बनाओ। तो इन सारों में से तो करंट के गुजरने के कितने पाथ हैं, एक ही क्लोज पाथ है, एक ही पाथ बन रहे हैं। जिनमें करंट सेम गुजरता है वो सीरीज में होते हैं। तो यूएचएस में ये 2-3 दफ़ा तो यही क्वेश्चन आया हुआ कि इसकी आर इक्विवेलेंट बताएं। अब आप खुद आइडिया लगा लें कि कितने मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। इस केस में जो आर इक्विवेलेंट बनेगी वो 3R हो जाएगी। कल मैं आपसे की बात कर रहा था कि अगर यही सेम सपोज करें सर्किट आ गया और इसमें रजिस्टर की बजाय कैपेसिटर लगे हैं, वैसे मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी कि आपको कल भी मैंने जितने सर्किट करवाए थे उन सारों को आप कैपेसिटर के लिए भी सॉल्व करें। तो बिल्कुल कैपेसिटर के लिए भी वैसे ही रूल अप्लाई होगा। ये सी तीनों की कैपेसिटर में वैसे सेम रख देते हो, सेम ना भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग करंट का फ्लो ही माइंड में रखें। तो देखिए इनमें से करंट सेम गुजर रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज़ में है। और सीरीज़ में अगर आप लोगों ने तीनों की सी इक्विवेलेंट निकालनी है तो तीनों की अगर कैपेसिटर सेम हो तो सीरीज़ के लिए क्या रूल था, C/N होता है ना, ये आपको ये शॉर्टकट याद होगा, C/N। तो C उनमें से किसी एक की कैपेसिटर है, C क्योंकि सबकी सेम है तो ये रूल अप्लाई हो सकता है। N यहाँ पर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है तो C/3 हो जाएगा। तो जहाँ रजिस्टर लगे हुए हैं वहाँ पर कैपेसिटर भी लगे हुए हो, तो मेथड तो सेम ही रहता है, बट सिर्फ क्वेश्चन में चेंज इतनी सी आएगी कि आप लोगों ने उस कैपेसिटर के अपने फार्मूले लगाने। अगर आपको ये किसी को फार्मूला नहीं माइंड में आ रहा तो सीरीज़ में आप इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3। लेकिन मेरा नहीं ख्याल किसी को ये शॉर्टकट्स ना याद हो, क्योंकि यही तो बेसिक टूल है इन क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कर लेने से। एक और आपके लिए मैं होमवर्क आपको देता हूँ, वो आप लोगों ने खुद करना। इसमें आप ये सर्किट अपने पास बना लो। जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसका मैं आपको मेथड थोड़ा बहुत बता भी रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाए। क्योंकि जो टेस्ट में मैं क्वेश्चन देता हूँ वो मैं वैसे ही देता हूँ जिस तरह के बेसिक से क्वेश्चन यूएचएस में आते हैं या आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी में आ रहे होते हैं ना।
इसलिए वो असाइनमेंट में फिर आपको क्वेश्चन थोड़े से दे देता हूँ, तो इसलिए ये किया करें। इनको बोलते हैं रिपीटेड लूप्स, मतलब ये मैं तो 2 ही चले बना देता हूँ, लेकिन इसमें 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये होती हैं रिपीटेड लूप्स, इसमें 2 भी होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो जा सकती हैं रिपीटेड लूप्स होती हैं, ठीक है। तो अब इसको, ये 2 पॉइंट्स हो गए, ए और बी हो गए। रजिस्टर हम लोगों ने बस फिक्स ही कर लिया कि हम 1 ओम से बड़ा लगाते हैं। अच्छा, 1 ओम के रजिस्टर देखिए, आप इसको करंट फ्लो मेथड से हल कर सकते हैं। यहाँ से करंट का फ्लो बनाओ, तो मुझे तो यहाँ से करंट डिवाइड हुआ ही नहीं हुआ, हुआ है ना डिवाइड। जब यहाँ से करंट डिवाइड होगा तो ये वाली तीनों आपस में किस में सॉल्व होंगी, पैरेलल में। ये रिपीटेड लूप्स होती हैं। रिपीटेड लूप में आप लोगों ने किसी एक लूप को सॉल्व करना होता है, 1 लूप को सॉल्व करें सिर्फ, बाकियों को सॉल्व ना करें, क्योंकि ये लूप और ये लूप बिल्कुल एक जैसी है ना, ठीक है। तो इसका ये जो पॉइंट है एंड टू एंड ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये वाली लूप इसके साथ सीरीज में सॉल्व होगी। तो आप एक को हल कर लें, दूसरी को एज इट इज लिख लेंगे, तो आप सिर्फ इसको हल करें। इसमें देखिए 3 पैरेलल की ब्रांचेस बन रही हैं, और ये 2 आपस में किस में लगी हुई है, सीरीज में है। ये तो एक ही लगी है, और ये 2 आपस में किस में है, सीरीज में। तो जब आप इसकी नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे, तो मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ, तो इस तरह की डायग्राम नहीं इसकी नेक्स्ट बनेगी। क्यों इस तरह की बनी, क्योंकि 1 2 3 पार्ट्स में करंट डिवाइड हुआ है। अब आप इसको आगे खुद सॉल्व करते हुए आएंगे, वो आप लोगों को खुद काम है। तो जो इसका आंसर आएगा ना, आप लोगों ने इसको सॉल्व नहीं करना, इसको आप एज इट इज़ अपने माइंड में ब्लैंक छोड़ दें। तो जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर भी आएगा। तो आप एंड पे देखिएगा, इस सारे को सॉल्व करेंगे, तो मेरा ख्याल है इसका आंसर 1/2 हम बनेगा। अगर इसका 1/2 बना है, तो ये वाली जो साथ वाली होगी, इसको भी तो आप लोगों ने एज इट इज़ 1/2 ही लिख देना ना। हम सॉल्व तो नहीं कर रहे, हमें पता है जितनी इसकी है उतना सेम इसका पोटेंशियल भी होता है, उसका 1/2 ही बनेगा। तो आर इक्विवेलेंट इस केस में जो बनेगी 1/2 एंड पे दोनों किस में लगे होंगे, सीरीज में लगे होंगे। तो आपके पास आर इक्विवेलेंट जो बनेगी वो 1 ओम की इक्वल हो जाएगी। मैं इसको एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, 1/2 आता भी है नहीं आता। 2 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, और इसको मैं सॉल्व करूँ तो इसको तो 1/2 आएगा, इसको तो मेरा ख्याल है चेंज है। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, मेरे ख्याल 1/2 नहीं आ रहा। देखिए ये दोनों सीरीज में है ना, अगर ये दोनों सीरीज में है तो ये 2 ओम हो जाएगा। ये दोनों आपस में सीरीज में है तो इसका भी कितना हो जाएगा, 2 ओम हो गया, और इसका कितना आ रहा है, 1 ओम। अब ये तीनों आपस में किस में सॉल्व होंगे, पैरेलल में सॉल्व होंगे। 1 2 3 रजिस्टर अगर पैरेलल में सॉल्व होते हैं, तो पैरेलल में इनको कैसे करेंगे, 1/2 पता है 1/r इक्विवेलेंट 1/2 हो जाएगा। ये दूसरा भी 1/2 हो गया, प्लस 1 हो गया। इसका एलसीएम जो बन रहा है यहाँ से वो 2 एलसीएम आ जाएगा। ये कितना हो गया 1, ये भी कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 2, कितना बन जाएगा 4। हाँ 4/2, हाँ ठीक है 1/2 है, तो ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे ऐसे ही डाउट हो गया। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों ने एंड पे 1 ओम लेकर आना। वैसे मैंने सॉल्व तो तकरीबन कर ही दिया है, लेकिन फिर भी आप खुद एक दफ़ा इसको कंप्लीट कीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अब आप किस तरह के जो छोटे मोटे सर्किट्स होते हैं उनको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सर उसका 2 है, 1/2 नहीं है। देखिए ना, इसमें 2 नहीं बनता ना, ये आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये आप 1/r ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ये जो आंसर आपको 2 नज़र आ रहा है ना, देखिए ना, ये 4/2 हो गया ना, तो 1/r ही कितना आ गया, 2 ओम बना है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर 1/r ही तो नहीं लिखना होता ना, हम लोगों ने तो यहाँ पर इस सारे को जब सॉल्व करेंगे तो इस सारे का आप लोगों ने क्या लिखना होता है, आर ऑफ ई लिखना होता है। तो आर ऑफ ई तो इसका क्या बनेगा, 1/2 ही बनेगा। यहाँ से आपको लग रहा है 2 आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर जब इस पूरे सर्किट को सॉल्व करके यहाँ पर लिखना होता है, यानी इस सर्किट की आर इक्विवेलेंट जब बतानी होती है, तो 1/r ही तो नहीं बताना होता ना। आप लोगों ने यहाँ पर 1/r ही नहीं बताना होता, बल्कि r ही बताना होता है। तो लास्ट स्टेप में जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर 1/2 ही आएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। ये अक्सर बच्चे जल्दी में पैरेलल के सर्किट में यही गलती करते हैं कि वो जब आंसर लिखते हैं तो आंसर का रेसिप्रोकल लेना वो जल्दी में भूल जाते हैं। इसलिए जब भी आप कभी पैरेलल का सर्किट सॉल्व कर रहे हों तो ये लाजमी याद रखें कि लास्ट स्टेप में आप लोगों ने जो भी सर्किट आपको गिवन होगा उसका आप लोगों ने रेसिप्रोकल मस्ट लेना है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन रॉन्ग होगा। अब बच्चों हम कुछ क्वेश्चन करते हैं
जो पोटेंशियल मेथड के हैं। पोटेंशियल मेथड का इसलिए करवा रहा हूँ कि यूएचएस में उसने एक ही अच्छा सर्किट दिया हुआ है अभी तक, और ये सर्किट पहले ईटा में 2-3 दफ़ा रिपीट हुआ है। मतलब ईटा में एक साल उन्होंने कैपेसिटर के लिए भी दिया हुआ था, एक साल रजिस्टर के लिए भी दिया हुआ था, और फिर 2000 मेरे ख्याल है 14 की शायद बात है, 2014 में इस सर्किट को यूएचएस वालों ने भी दे दिया। ईटा के पेपर जो पास पेपर हैं 2009, 10 और 11 के, उनमें ये सर्किट रिपीट हुआ है जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो 2014 में फिर यूएचएस वालों ने उधर से चोरी करके खुद दे दिया। अच्छा खैर, सर्किट की तरफ आते हैं। ये पोटेंशियल मेथड से सॉल्व होंगे। अब क्योंकि एक उन्होंने जो सर्किट है वो पोटेंशियल मेथड का दिया हुआ है ना, तो हमें फिर कुछ और भी सर्किट करने पड़ेंगे पोटेंशियल मेथड के। हम ये तो नहीं कर सकते कि मतलब एक सर्किट अगर पोटेंशियल मेथड का आया हुआ है तो बस उसी को याद कर लें, इसलिए मैं कुछ और भी आपको सर्किट पोटेंशियल मेथड के करवा दूंगा। आप बस ना मेथड समझना है आप लोगों ने। मेथड अगर आपको समझ आ गया तो कोई भी अगर सर्किट आ जाएगा ना तो आपको मसला नहीं बनेगी। ये बातें थोड़ी मुश्किल हैं, ठीक है। कल मैं इन्हीं पे बात करना चाह रहा था लेकिन हम बात कर नहीं पा रहे। मुश्किल नहीं है, मतलब एक दफ़ा पहली दफ़ा आपको अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। ये रजिस्ट्रार, ये रजिस्ट्रार, ये रजिस्ट्रार, ए और बी 2 पॉइंट्स, इसमें क्या मुश्किल है? इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। ये तो तीनों सीधे सीधे किस में लगे हुए हैं? सीरीज़ में लगे हुए हैं, ठीक है, इसमें तो मसला ही नहीं है। अच्छा जी, सीरीज़ में लगे हुए हैं, ठीक। अब जनाब यहाँ से एक मैंने वायर ली और इस वायर को मैंने इस जगह पर जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने एक वायर ली और इस वायर को मैंने इस जगह पर जोड़ दिया। अब सर्किट और हो गया। पहले तो सीरीज़ में लग रहे थे, अब ये कुछ थोड़ा बहुत बातें बदल गई हैं। अब इसका मेथड क्या है? आप लोगों ने मेथड को समझना है। फिर जो भी सर्किट आएगा हम उसके ऊपर दोबारा उसको अप्लाई कर लिया करेंगे। मैंने आपको क्या कल बताया था कि हम एक इमेजिनरी बैटरी एज्यूम करेंगे। पोटेंशियल मेथड में भी आप लोगों ने खुद से एक इमेजिनरी बैटरी एज्यूम करनी है। यूँ समझने कि ए और बी के दरमियान में यहाँ पर एक इमेजिनरी बैटरी लगी हुई है, और हम उस इमेजिनरी बैटरी में पता है ना ए को क्या बोलते होते हैं कि ये हाई पोटेंशियल है, और बी जो है वो कौन सा है? लो पोटेंशियल। बैटरी वी वोल्ट्स की है तो ए जो होगा वो वी पे होगा और बी का पोटेंशियल कितना होगा? 0 वोल्ट होगा। ज़रा बात ध्यान से सुने। हम ये कहते होते हैं कि इन वायर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आता। इधर रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, वायर में नहीं आएगा। तो अगर इस ए पॉइंट का पोटेंशियल वी है, इस जगह का पोटेंशियल कितना बना? वी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई चीज़ लगी नहीं हुई। ये वायर में जा रहे पोटेंशियल, जा रहा है पोटेंशियल, इस जगह पर पोटेंशियल आ गया। तो वायर में क्या पोटेंशियल ड्रॉप होता है? हम तो ये इमेजिन करते हैं कि वायर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी वी हुआ। आपने इस ए पॉइंट के पोटेंशियल को वी लिखा है, इमेजिन किया है ना, बैटरी इमेजिनरी लगाई है, तो ये भी वी हो गया। इधर भी लिखा रहने दे, इधर लिखा रहने दे, बात तो एक ही। वैसे समझाने के लिए मैंने लिखा। अब यूँ चलते चलते इस जगह का वी होगा क्योंकि इसके दरमियान में कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ। देखिए, अगर इस जगह का पोटेंशियल 0 है तो इस जगह का भी 0 हो गया। अब इधर से पोटेंशियल चलते चलते इस जगह का भी तो 0 ही होगा ना, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में वायर लगी हुई है और वायर की रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट करते हैं। तो अगर इसका पोटेंशियल 0 है तो इसका पोटेंशियल भी 0 होगा। अब बच्चे आप इस सर्किट को दोबारा बनाएं। एक आपका ए पॉइंट हो गया और एक आपका बी पॉइंट हो गया। एक पॉइंट वी पॉइंट पे है, वी पोटेंशियल पे है, और बी जो पॉइंट है वो 0 पोटेंशियल पे है। ज़रा इस रजिस्टर पे गौर करो, बड़ा आसान सा कंसेप्ट। इस रजिस्टर को सिर्फ सोचो, बाकी छोड़ दो। ये पता चल गया 0 भी कैसे लगाने। ये लगाने के बाद अब और तरह सोचना है। वो कैसे सोचना है वो ज़रा गौर करो। देखिए, इस रजिस्टर को पकड़ो सिर्फ, बाकी छोड़ दो सब कुछ। ये आपको समझ आ गया ना? ये वी चले गए। अब दोबारा वापस आए और इस तरह लिख लें ए बी पॉइंट, ए पॉइंट का पोटेंशियल वी, बी पॉइंट का पोटेंशियल 0। आप सिर्फ एक रजिस्टर को देखें, इधर से शुरू कर लो। इस रजिस्टर के इस तरफ पोटेंशियल कितना है? वी। इस रजिस्टर के इस तरफ पोटेंशियल 0। तो ये वाला जो भी रजिस्टर है इसको मैं वी और 0 के दरमियान में लगा रहा हूँ। ये जो भी रजिस्टर है इसको मैं वी और 0 के दरमियान में लगा सकता हूँ। इसके इस तरफ वी, इसके इस तरफ 0। तो ये आपका इस जगह पर जनाब लग गया। इस तरफ वी, इस तरफ 0। बड़ी आसान सी बात। इस रजिस्टर को सोचा, इस तरफ वी, इस तरफ 0, इसके दरमियान में लगा दिया। ए बी क्यों लिखा है? क्योंकि ए का पोटेंशियल वी है, बी का पोटेंशियल 0 है, तो ए बी भी तो लिख सकते हैं। अब ये ना सोचें कि सर ये तो ए और बी के दरमियान में नहीं लगा हुआ। अब ये तो लगा हुआ है ना वी और किसके दरमियान में? 0 के दरमियान में। इतना सोच लो। अब ए का पोटेंशियल जो है वो वी है और जो बी है उसका पोटेंशियल 0 है, तो हमने ए बी भी उसके साथ लिख दिया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब वी 0 को पक्का कर लो माइंड में,
फिर देखो ऊपर ए जो है उसका पोटेंशियल वी है, बी का पोटेंशियल 0 है, तो ए बी भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ये रजिस्टर जनाब मैंने अपनी तरफ से हल कर दी है वी और 0 के दरम्यान में। इस रजिस्टर को सोचो, अगले की दूसरे की बारी आ गई, इसके भी एक तरफ पोटेंशियल 0 है, एक तरफ पोटेंशियल वी है। कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये तो गड़बड़ होगी, इधर इसके 0 था, इसके लेफ्ट साइड पे 0 था, इसके राइट साइड पे 0 आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस रजिस्टर को यूं करके लगाएं या यूं करके लगाएं, है तो रजिस्टर ही ना, तो इस चक्कर में नहीं पड़ना। बस ये देखें इसके एक तरफ 0 है, एक तरफ वी है, तो कोई मसला नहीं है। इस रजिस्टर को मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, मैंने तो यूं ही लगाना है। अब ये वाला रजिस्टर यहाँ लग गया, इसके एक तरफ वी है और इसके दूसरी तरफ 0 है। मुझे पता है V0 के दरम्यान में लगाना है, तो मैंने V0 के दरम्यान में लगा दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर V हो इधर 0 हो, बस V0 होना चाहिए। इसकी नहीं खिचड़ी मचानी माइंड में। दूसरा भी हल हो गया। अब जनाब इसकी बारी है तीसरा। इसको देखो, इसके एक तरफ V है, इसके एक तरफ 0 है। इधर ना सोचो में पड़ जाना कि ये क्या हो रहा है, वो तो शुरू में जो सोचना था बता दिए। इस तरफ V है, इस तरफ 0 है। इसको इस रजिस्टर के भी एक तरफ V एक तरफ 0, इसको भी मैं यूं नहीं लगा सकता, एक तरफ V एक तरफ 0। तो मैंने क्या किया कि एक तरफ V एक तरफ 0 लगा दी। अब जब मैंने इस सर्किट से ये सर्किट बना लिया, तो अब ज़रा देखें, इसका छोटा सा इधर बाहर निकाल देते हैं, थोड़ा प्यारा हो जाए, ठीक है। अब ये तीनों किस में लगे हुए हैं, ये तो पैरेलल में लगे हुए हैं। इसका मतलब है ये वाला जो सर्किट जो शुरू में हमें लग रहा था सीरीज में है, असल में सीरीज में नहीं है, बल्कि ये वाला सर्किट कौन सा प्योर पैरेलल सर्किट है। और मैंने आपको बताया था अगर पैरेलल में 3 रजिस्टर लगे हुए हों, 3 4 जितने मर्जी हों, सबकी रेजिस्टेंस सेम हो, तो उनकी आर इक्विवेलेंट का शॉर्टकट क्या होता है, R/N, ठीक है, ये आपको याद होगा। आर क्या हो गया, अगर ये कब शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, सबकी रेजिस्टेंस सेम होगी, तो ऊपर सबकी रेजिस्टेंस लिखेंगे वो R ही है, और नीचे नंबर ऑफ रजिस्टर लिखेंगे वो R/3। तो इस सर्किट की जो आर इक्विवेलेंट बनेगी वो R/3 होगी। अगर किसी बच्चे को ये बात नहीं याद, तो वो वही पुराना मेथड 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R से हल करें, तो उसका आंसर भी इस केस में यही R/3 ही एंड पे आएगा। तो उम्मीद आपको बात समझ आ चुकी है। इसी सर्किट को बच्चों दोबारा आप लोगों ने इस रजिस्टर की बजाय इस रजिस्टर और इस रजिस्टर तीनों के ऊपर आप लोगों ने कैपेसिटर लगाकर खुद सॉल्व करना है। मैं सर्किट चले बना देता हूँ आपकी आसानी के लिए, लेकिन इस कैपेसिटर वाले सर्किट को आप लोगों ने इस केस में खुद सॉल्व करेंगे। वही 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। देखिए मैं CC या RR लिख रहा होता हूँ, वैल्यू सेम होना ज़रूरी नहीं है, ये बात याद रखना, वैल्यू सेम होना ज़रूरी नहीं है। इसकी जगह पर कुछ भी हो सकता है। UHS में जब क्वेश्चन आया तो R नहीं गिवन था, कुछ वैल्यूज़ गिवन थी। मैं आसानी के लिए R लिख रहा हूँ, जो मर्जी R की जगह पुट कर दें, 2 3 4, मेथड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फार्मूला ये वाला फिर अप्लाई नहीं होगा। अगर ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 6 ओम का है, तो फिर आप लोगों ने इस फार्मूले से ही इसको हल करना है। ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब सबकी रेजिस्टेंस सेम होगी। अगर सबकी रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी तो फिर इस तरह का फार्मूला 1/R1 1/R2 1/R3 से ही आप इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है वो कंसेप्ट तो आपको समझ आ रहा है। तो ये मैंने क्यों अप्लाई कर दिया, क्योंकि मैंने जो लिए हैं वो रेजिस्टेंस मैंने सेम ले लिया। अगेन मैं कैपेसिटर भी सेम ले रहा हूँ, लेकिन पेपर में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सेम आना ज़रूरी नहीं है। तो इस पोटेंशियल मेथड में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इनकी रेजिस्टेंस सेम होना ज़रूरी नहीं होती। रेजिस्टेंस सेम हो तब भी रूल अप्लाई होगा, रेजिस्टेंस डिफरेंट हो तब भी रूल अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैंने ये सर्किट आप लोगों के लिए बना दिया, और आप लोगों ने जिस तरह मैंने उसकी ऊपर वाले की डायग्राम बनाई है ना, ये मैंने डायग्राम बनाई, इसी तरह इसकी डायग्राम भी आप बनाएंगे और एंड पे आप सॉल्व करेंगे। मेरा ख्याल है इसका एंड पे C इक्विवेलेंट 3C के बराबर होगी। तो आप लोगों ने इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, और इस सर्किट की इस केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगी वो आप लोगों की 3 ओम की इक्वल बनेगी। बस ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगी दैट इज़ इक्वल टू 3 ओम की इक्वल होगी। ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, अगर इस सर्किट को मैं यूँ सॉल्व करूँ, मैं थोड़ा सा उसी ऊपर वाले सर्किट के अंदर थोड़ी सी कहानी चेंज करता हूँ। ये पॉइंट A हो गया, अच्छा इधर भी तो लगाना है, ये पॉइंट B हो गया, इसकी रेजिस्टेंस R, इसकी रेजिस्टेंस R, इसकी रेजिस्टेंस R। अगर मैं इस सर्किट को इतना बना लूँ, इस सर्किट को मैं इतना बना लूँ, बस ठीक है, इतना बस इतने बनाना है मैंने। अब मैं कहता हूँ इस सर्किट की R इक्विवेलेंट बताएं, इस सर्किट के R इक्विवेलेंट बताएं। तो क्या रूल मैंने बताया है, आप कोशिश करें कि आपने मेथड अंडरस्टैंड करना है। आप जब ध्यान से सारे पॉइंट सुनते रहेंगे तो एट द एंड जब हम पहुंचेंगे तो आपको कंप्लीट कंसेप्ट कन्वे हो चुका होगा। क्योंकि मेरी कोशिश यही मैं आपको चीज़ सिखाऊं ना,
तो जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको कंप्लीट समझ आ चुकी होंगी, लेकिन अब मेंटली रेडी हो कि मैंने इस कंसेप्ट को एज इट इज़ ही समझना है, फिर आपको चीज़ें समझ भी आ जाएंगी। तो खुद मेंटली प्रिपेयर होकर हमने, और जो मैं बात बताता हूँ उसको बस अप्लाई किया करें बार बार अपने माइंड में। अच्छा, इस क्या रूल होता है इसमें जब सॉल्व करते हैं, तो इसका पोटेंशियल आप लोगों ने क्या ले लेना है, वी प्लस वी लिखने है, वी लिखने की बात है, इसको ज़ीरो ले लेना है। क्या रूल होता है कि इस वायर में पोटेंशियल ड्रॉप तो होता नहीं है, इधर भी वी होगा। अगर इधर वी है तो इस जगह पर भी पोटेंशियल कितना होगा, वी होगा, और इस जगह पर पोटेंशियल ज़ीरो होगा। अब इतना सर्किट है। अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल वी है, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी है। अब जब यहाँ से करंट जाएगा, जब यहाँ से करंट जा रहा है, तो इस करंट ने क्या ये वाला पास फॉलो करना? करंट ये वाला पास क्यों फॉलो करेगा? इस करंट ने ये वाला पास फॉलो क्यों नहीं करना? क्योंकि इस पाथ के इस जगह पर पोटेंशियल कितना है, वी है, और इस जगह पर भी पोटेंशियल कितना आ रहा है, वी पोटेंशियल आ रहा है। तो इस ये वाला जो आपके पास यहाँ से करंट आ रहा है, इस करंट के पास अब दो पाथ हैं, एक ये ऊपर वाला पाथ इसके पास है, और एक इसके पास ये वाला पाथ है। और सेकेंडली अगर हम इस रजिस्टर को देखें, तो इस रजिस्टर के इस तरफ पोटेंशियल वी है और इस तरफ पोटेंशियल कितना है, ज़ीरो है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए, तब इसके देखें, इस साइड पे भी पोटेंशियल वी आ रहा है, इस साइड पे भी पोटेंशियल कितना आ रहा है, वी आ रहा है। जब किसी भी सर्किट में दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो जाए, जब किसी भी सर्किट में दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो जाए और हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हों, तो उन रेजिस्टेंस को फिर हम क्वेश्चन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में उनकी रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों और दो ऐसे रेजिस्टर्स आ जाए जिनका पोटेंशियल सेम हो जाए, तो फिर उन दो हो, तीन हो, जितने मर्जी हो, उनकी रेजिस्टेंस को फिर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं काउंट करेंगे? क्योंकि इनके दरमियान में अब करंट का कोई फ्लो नहीं होगा। क्लियर होगी बात? तो इस सर्किट की जो आर इक्विवेलेंट बनेगी इस केस में, वो दैट इज इक्वल टू आर होगी। मैं इस बात की थोड़ी और आपको प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ, लेकिन इतना याद रखें कि जब भी कोई इस तरह का सर्किट आ जाए जिसमें दो ऐसे पॉइंट्स आ जाएं जिनका पोटेंशियल सेम हो, दो ऐसे पॉइंट्स आ जाएं जिनका पोटेंशियल सेम हो, तो उनके दरमियान में एक रजिस्टर हो या एक से ज़्यादा लगे हुए हों, उनकी रेजिस्टेंस को फिर हम सर्किट की आर इक्विवेलेंट में काउंट नहीं करते। अगर हम इसकी आर इक्विवेलेंट, तो तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब इस सर्किट में सिर्फ क्या बच गया, ये बच गया, इसके एक तरफ वी एक तरफ ज़ीरो है, तो सिर्फ इसकी रेजिस्टेंस काउंट होगी। तो सर्किट की जो आर इक्विवेलेंट बनेगी वो आर की इक्वल होगी। इसकी थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस आपको एक और बात याद करवाता हूँ जो बहुत फेमस बात है, जो आपकी बुक में भी है। आप लोगों ने एक बहुत फेमस सर्किट पढ़ा हुआ है एफएससी में, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, व्हीटस्टोन ब्रिज, वो आपको याद होगा। वैसे व्हीटस्टोन ब्रिज पे मैं किसी टाइम हुआ तो मैं व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट के क्वेश्चन आपको कुछ और भी करवाऊंगा, लेकिन क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट खुद एक बहुत बड़ी थ्योरी है, इसलिए मैं अभी इस पर बात नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आज हम अपना यूनिट वाइंड अप करें, लेकिन किसी और यूनिट में मैं व्हीटस्टोन ब्रिज पे लंबी भी बात कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है? अभी बस अब इस सर्किट को समझिए। आप ये ना सोचें जो एफएससी की बुक में है, इसको पी कहते हैं, इसको क्यू, इसको आर, इसको एक्स, उसको छोड़ दें। पी क्यू आर एक्स के चक्कर से निकल आए। बस रजिस्टर्स हैं, और हमें पता है कि इसकी रेजिस्टेंस को मैं सपोज करें R1 बोल देता हूँ, ये R2 है, ये R3 है, और ये रजिस्टर R4 है। आपको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज में इस दो पॉइंट्स के दरमियान में गैल्वानोमीटर लगा होता था। मैं उस गैल्वानोमीटर के बजाय यहाँ पर भी एक रजिस्टर लगा देता हूँ। मैंने गैल्वानोमीटर के बजाय इस जगह पर क्या लगा दिया, रजिस्टर लगा दिया। सपोज करें मैं अब रजिस्टर यहाँ पर R1 जो है वो कह देता हूँ 2 ओम है, और ये आपका 4 ओम है, सपोज कर लेते हैं ये 4 ओम है, और ये आपके पास 8 ओम है। इस रजिस्टर को R5 बोल दें, और ये रजिस्टर जो है वो 1 ओम पे। अब आपका क्वेश्चन ये आ गया है कि ए और बी पॉइंट्स के दरमियान में आर इक्विवेलेंट बताएं। देखिए अब आप ज़रा एक चीज़ नोट कीजिएगा, इसमें ज़रा करंट का फ्लो एक सेकंड बनाकर देखो। हम तो ये देखते हैं जब भी सर्किट आएगा हमारे माइंड में पहली बात ये आएगी कि हम करंट का फ्लो बनाएंगे। पोटेंशियल क्यों नहीं मैं लगा रहा, इधर मैं वी लगा देता, तो ऐसा मैंने क्यों नहीं किया, इधर वी लगा दूँ इधर ज़ीरो लगा दूँ, फ़ायदा नहीं है ना। इधर वी इधर आ जाएगा, इधर ज़ीरो आ जाएगा, लगा दिया पोटेंशियल भी। आप सोचते हैं सर हमने तो ये सोचा था, हमारे माइंड में पोटेंशियल आना था, अब करंट ले आए, पोटेंशियल लगा लो।
V आ गया, इधर पोटेंशियल कितना हो गया V, इधर 0 तो इधर क्या होगा 0। अब आगे तो रजिस्टर आ गया ना, जब रजिस्टर आ जाते हैं कि क्या इधर पोटेंशियल 0 है, इधर 0 होगा नहीं 0 होगा, रजिस्टर में पोटेंशियल चेंज हो जाता है। इधर 0 है तो क्या इधर 0 होगा नहीं 0 होगा, रजिस्टर में पोटेंशियल चेंज हो जाता है, तो 0 इधर बस खड़ा रहेगा, उसको कोई फायदा ही नहीं हुआ। इधर आ जाए पोटेंशियल V आ गया, क्या इस इधर V होगा, इसकी वजह से आगे रजिस्टर आ गया, पोटेंशियल का कोई फायदा नहीं, आगे फिर रजिस्टर आ गया, पोटेंशियल का कोई फायदा नहीं है। तो पोटेंशियल मेथड वहां अप्लाई करते हैं जहां पर कोई सिंपल वायर लगी हुई है। पोटेंशियल मेथड वहां अप्लाई करते हैं जहां पर सिंपल वायर्स की स्टोरी हो, हिंट है, यानी जहां पर आपको सिंपल वायर्स नजर आए, जहां पर आपको सिंपल वायर्स नजर आए वहां पर पोटेंशियल मेथड अप्लाई करो। यहाँ पर सिंपल वायर नजर आई है ना, कुछ रजिस्टर भी है लेकिन सिंपल वायर भी है, तो जहाँ पर सिंपल वायर्स नजर आए वहां पर पोटेंशियल मेथड अप्लाई करो। मैं पोटेंशियल मेथड पे अभी 40-50 मिनट और बात करूंगा, मैं सर्किट करवाऊंगा, बस वो कुछ बच्चों को ये कंसेप्ट कंफ्यूज कर जाता है, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते ना कि ये पोटेंशियल सेम होने से इसको क्यों इग्नोर कर देते हैं। देखिए, एक फिजिकल रीजन तो इसकी ये है ना, क्या इन दोनों के दरमियान में करंट का फ्लो है, नहीं है। जब इन दोनों के दरमियान में करंट का फ्लो ही नहीं है तो इनका सर्किट की रेजिस्टेंस में कोई रोल ही नहीं है। फिर सर्किट की आर इक्विवेलेंट में सिर्फ इसका रोल है, क्योंकि इसके एक तरफ पोटेंशियल V, एक तरफ 0, इसमें करंट गुजरा है। जब इसमें से करंट ही नहीं गुजरता तो इसकी रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं होना चाहिए। फिजिकल कंसेप्ट तो ये, और बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट भी है ना कि इसके दोनों तरफ पोटेंशियल सेम, इसको इग्नोर कर दें। कुछ को कन्फ्यूजन है तो उसके लिए मैं आपकी बुक से एक रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, ये वाला रेफरेंस। अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन याद हो, व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे कोर्स में मतलब एज ए टॉपिक नहीं है लेकिन उसका सर्किट तो आ सकता है ना, बल्कि आया भी हुआ है। 2017 का जो पेपर है ना, जो आउट हुआ था, ठीक है ना, जो आउट हो गया था, कीपर ने कैच कर लिया था इसका, तो उस पेपर में ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट आया भी हुआ है। 2017 के पेपर जो आउट हुआ था, ये मिल आपको होगा सोशल मीडिया पर, आपने देखा भी होगा ये वाला 2017 का पेपर जो आउट हुआ था उसमें ये सर्किट था, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। तो अच्छा ठीक, आगे चलते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको याद है व्हीटस्टोन ब्रिज इक्वेशन कब अप्लाई होती है, जब इसमें नल पॉइंट आता है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, नल पॉइंट आपको याद है कि नल पॉइंट इसमें कब आता था, जब हमने 1 ओम की जगह यहाँ पर गैल्वानोमीटर लगा होता था ना, और जब गैल्वानोमीटर की नीडल 0 डिफ्लेक्शन शो करती थी, जब गैल्वानोमीटर की नीडल 0 डिफ्लेक्शन शो करती थी, उस वक्त जो था वो नल पॉइंट आता था। तो जब नल पॉइंट आएगा उस वक्त गैल्वानोमीटर की नीडल ने 0 डिफ्लेक्शन शो करनी थी। बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज, मैं लंबी छोटी बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारे कोर्स में व्हीटस्टोन ब्रिज है नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज जो बैलेंस होगा ना, जो KPK वाले बच्चे हैं उनके साथ फिर उनकी क्लास में मैं इस पर थोड़ी बात करूंगा। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तब होगा जब गैल्वानोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन, जब गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। हमारे सर्किट में तो गैल्वानोमीटर लगे ही नहीं हुआ, हमें कैसे पता चल रहा है गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो ये बात आप देखेंगे जब इस तरह के सर्किट आएंगे। अब ये देखेंगे कि अगर R1/R2 इक्वल टू हो R3/R4 के, अगर आपको याद हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे एंड पे आप लोगों ने ये इक्वेशन बनाई थी। जिन बच्चों ने KPK की बुक पढ़ी है उनके लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ, उन्होंने ये इक्वेशन बनाई थी, P/Q इक्वल टू R/X। KPK की बुक में ये लिखी P/Q, तो ये इसकी रेजिस्टेंस क्या थी P, इसकी क्या थी Q, इसकी थी R, इसकी थी X। समझ आएगी बात की ना। तो वो P/Q की जगह पर मैंने क्या लिख दिया R1/R2, ये उनका क्या था, लिख देता हूँ यार। KPK की बुक में ये P लिखा हुआ है, इसको उसने Q लिखा हुआ है, इसको उसने R लिखा हुआ है, इसको उसने X लिखा हुआ है। ये कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये P और Q बुक में कांस्टेंट लिखे हुए हैं, R वेरिएबल है, X अननोन है, ये शुगर उसने लगाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब आप इस तरह इनको कांस्टेंट और फिक्स अज्यूम कर लें तब भी ठीक है, ना अज्यूम करें तब भी ठीक है। बस बुक में है, जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैं इसी तरह ही पढ़ाता था, लेकिन अभी इन चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत कोई नहीं है कि कौन सा फिक्स है कौन सा वेरिएबल है। कोई भी फिक्स हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। वैसे अब मैंने बोला कि हम लोगों ने जब व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस किया था, गैल्वानोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन दी थी, तो आप लोगों ने एंड पे ये वाली इक्वेशन बनाई थी। अगर एंड पे ये इक्वेशन बनी थी तो इस इक्वेशन को, अगर ये P था जिसको मैं R1 मान रहा हूँ, ये Q था इसको मैं R2 कह रहा हूँ, ये R था मैं इसको R3 कह रहा हूँ, ये X था मैं इसको R4 कह रहा हूँ। तो अब आप इस इक्वेशन को याद रखें। मैं अक्सर कहता हूँ तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज इक्वेशन है, ये आपकी व्हीटस्टोन ब्रिज इक्वेशन है।
अब जब ये इक्वेशन लिखी होती है R1 ओवर R2 R3 ओवर R4, तो इसका मतलब ये होता है कि व्हीटसन ब्रिज बैलेंस है। व्हीटसन ब्रिज बैलेंस का मतलब है कि यहाँ पर अगर गैल्वानोमीटर लगा होगा तो गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर इस पॉइंट को मैं B बोल दूँ, इस पॉइंट को मैं C कह दूँ, तो मुझे बताओ अगर R1 ओवर R2 इक्वल टू R3 ओवर R4 होगा तो व्हीटसन ब्रिज बैलेंस होगा। अगर व्हीटसन ब्रिज बैलेंस होगा तब ये इक्वेशन अप्लाई होगी। और फिर हम बोल रहे हैं गैल्वानोमीटर क्या शो करेगा? जीरो डिफ्लेक्शन। क्यों जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा? कि बी और सी पॉइंट का बताया था आपको थ्योरी में, बी और सी पॉइंट का फिर पोटेंशियल सेम होगा। बी और सी पॉइंट का क्या सेम होगा? पोटेंशियल सेम होगा। अगर बी और सी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया है तो करंट को फ्लो करने के लिए करंट यहाँ पर ज़ीरो होगा। क्योंकि करंट क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है ना। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट तो फ्लो नहीं करेगा। तो इस केस में अगर ये इक्वल हो जाए, ये जो लिख रहा है इसकी रेजिस्टेंस की रेशियो इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो व्हीटसन ब्रिज बैलेंस होगा। और अगर व्हीटसन ब्रिज बैलेंस है तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। और इस वायर में अगर यहाँ गैल्वानोमीटर लगा दें, जो मर्जी चीज़ लगा दें, फिर इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या होगा? ज़ीरो होगा। अब मुझे बताओ कि आपका ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, आपने चेक करके बताना है। पहला एमसीक्यू आपका ये आ सकता है, ये सर्किट आपका पेपर में आ गया, कोई करंट शरंट की वैल्यू नहीं गिवन, सिंपल सर्किट आ गया। वो बताता है, वो आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, बताएं इस 1 ओम में से कितना करंट पास कर रहा है। कुछ भी आपको नहीं गिवन, आपको सिर्फ ये रेजिस्टेंस गिवन है और यहाँ से उसने आई करंट फ्लो करके बता दी, आई करंट आ रहा है। या करंट की कोई वैल्यू लिख देता हूँ मैं, लिख दूँ ना लिखो की बात है। सपोज करें 10 एम्पेयर करंट आ रहा है 10 एम्पेयर करंट आ रहा है, 20 एम्पेयर आ रहा है, जो मर्जी आ रहा है। वो कहते हैं इस 1 ओम में या R5 में फ्लो होने वाला करंट बताएं। 10 20 30 जो मर्जी करंट गिवन हो और आपसे पूछ रहा है कि इस R5 1 ओम में फ्लो होने वाला करंट बताएं। तो आपका जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप लोगों ने सबसे पहले ये इक्वेशन चेक करनी, R1 ओवर R2। R1 यहाँ पर कितने गिवन? 2 ओम। R1 देखिए 2 ओम है, R2 कितना है? 4। 2/4 इक्वल टू R3 ओवर R4। R3 कितना है? 4 और R4 कितना आ रहा है? 8। इसकी रेशियो निकालो कितनी आती है? 1/2। अच्छा, इसकी रेशियो निकालो तो कितनी आती है? 1/2। इसका मतलब है कि इसकी और इसकी R1 ओवर R2 R3 और R4 बराबर है। इसका मतलब है ये वाला ब्रिज तो बैलेंस है। अगर ये बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ब्रिज बैलेंस हो गया। और अगर ब्रिज बैलेंस हो गया तो उसने पूछा हुआ था कि R5 में फ्लो होने वाला करंट बताओ, उसको I5 बोल देते हैं। तो I5 इस केस में ज़ीरो होगा। I5 ज़ीरो होने का मतलब है कि इस 1 ओम रजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आपको समझ आ गया ना कि जब भी व्हीटसन ब्रिज का क्वेश्चन आएगा तो इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व होगा। और जब भी इस तरह का सर्किट आएगा ये मस्ट ऐसा होगा कि आपकी ये वाली इक्वेशन को वो ओबे करेगा, यानी व्हीटसन ब्रिज आपको बैलेंस फॉर्म में गिवन होगा। क्योंकि अगर आपको व्हीटसन ब्रिज बैलेंस फॉर्म में नहीं गिवन, यानी इनकी रेशियो बराबर नहीं आती, फिर तो ये क्वेश्चन किरचॉफ्स वोल्टेज रूल बन जाएगा। उससे सॉल्व करने के लिए तो आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि दो डिफरेंट आप लोगों को लूप सॉल्व करनी पड़ेंगी। और लूप कैसे सॉल्व होती हैं वो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो व्हीटसन ब्रिज का जब भी क्वेश्चन आएगा ये मस्ट होगा कि ये आपका बैलेंस ही आपको गिवन होगा। जिस तरह यहाँ पर मैंने बैलेंस अज्यूम किया, तो आपसे अगर दरमियान वाले रजिस्टर में से फ्लो होने वाला करंट पूछेगा तो आप बोलोगे करंट ज़ीरो होगा। अगर इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल पूछेगा तो आप लोगों ने वही बात कर देना है कि अगर वो बी और सी पॉइंट है तो बी और सी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। हमारी बात कहाँ से शुरू हुई थी? हमारी बात यहाँ से शुरू हुई थी कि इस सर्किट की आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें। ये जो सर्किट है इस सर्किट की आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें। तो याद ये रखना है कि अब क्या हुआ, अब मसला ये हुआ कि आपको समझ आ गया कि व्हीटसन ब्रिज बैलेंस है, वो चेक कर लिया। अब अगर ये बैलेंस है तो हमें पता चल गया कि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो अब जब इसमें करंट ही नहीं फ्लो कर रहा तो आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हुए इसका सर्किट की रेजिस्टेंस में कोई रोल नहीं होगा। तो आप लोगों ने इसको सर्किट की रेजिस्टेंस में अब इंक्लूड नहीं करना। क्यों इंक्लूड नहीं करना? क्योंकि इसके दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम है। या आप यूँ कह सकते हैं कि इसमें करंट का फ्लो ज़ीरो आ रहा है, इसके दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम है। तो अब आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हुए इसकी रेजिस्टेंस का सर्किट में कोई रोल नहीं होगा। अब अगर इसकी रेजिस्टेंस का सर्किट में कोई रोल ही नहीं है तो अब तो सर्किट बिल्कुल बेसिक हो गया। मैं दोबारा इसको आप लोगों के लिए ड्रॉ करता हूँ। अब ज़रा देखें इसकी कुछ इक्वेशन यूँ बनेगी, मैं थोड़ा दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। तो मैंने आपको व्हीटसन ब्रिज सर्किट का कंप्लीट आइडिया दे दिया।
थोड़ी सी खिचड़ी तो मच गई थी उसमें क्योंकि वो मिक्स चीज़ें नहीं थी। R1 2 ओम लिखा था मैंने, R2 जो है वो 4 ओम है, R3 4 ओम था, R4 जो था वो 8 ओम था। और यहाँ पर उसने कोई रजिस्टर लगाया था जितने मर्जी ओम का, इधर 1 ज़रूरी नहीं, इधर जो मर्जी हो, इधर भी 2 4 ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसकी रेशो की ज़रूर बराबर आएगी, ठीक है। R5 बना था 1 ओम का, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था। अब देखिए ना, अगर मैं इसको पुराने मेथड से इसकी रेजिस्टेंस को सॉल्व करता, देखिए मुझे मसला क्या आना था, पोटेंशियल डिफरेंस मेथड तो अप्लाई नहीं होना था, करंट मेथड मैंने यूज़ करना था। सपोज करें ना, अगर हमें ये पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है, ज़रा देखिएगा मसला क्या हो गया। यहाँ से पैरेलल की ब्रांच शुरू हुई ना, इधर करंट कितना जा रहा है I1, इधर जनाब करंट आ गया I2। एक तो मुझसे सर्किट असल में छोटा बन जाता है हमेशा। इधर भी करंट I1 पहुंचा, इधर भी करंट I1 पहुंचा। अब क्या होगा, यहाँ पर बी पॉइंट के पास करंट के फ्लो करने के दो पाथ है, कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट नीचे आएगा ना, फिर इधर से भी दो पाथ है, कुछ करंट उधर जाएगा, कुछ करंट इस तरफ आएगा। अब मसला ये आ रहा है, ये दोनों तो पैरेलल में है, लेकिन यहाँ पर आकर करंट फर्दर डिवाइड हो रहा है, फर्दर डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ से ये वाली और ये वाली भी आपस में पैरेलल में। नीचे से मसला हो रहा है कि ये वाला रजिस्टर जो है ये दो दफ़ा रिपीट हो रहा है, इसमें ऊपर भी करंट जा रहा है, इसमें नीचे भी करंट आ रहा है। तो जब कोई ऐसा रजिस्टर आपको नज़र आ जाए जिसमें दोनों एंड से करंट आ रहा हो, जिसमें दोनों एंड से करंट आना शुरू हो जाए, उस रजिस्टर को हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट यूजिंग KVL। ये KVL से तो सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दोनों एंड से करंट आना शुरू हो गए। नीचे से ऊपर भी करंट जा रहा है, ऊपर से नीचे भी आ रहा है। अगर आपको KVL का मेरा लेक्चर याद है तो उसमें मैंने बहुत सारे रजिस्टर ऐसे बनाए थे जो सेंटर में लगे हुए थे, उसमें दोनों करंट ऊपर से नीचे इकट्ठे भी आते थे और कुछ दफ़ा करंट ऊपर से नीचे भी जा सकता था। इस तरह का सर्किट सीरीज और पैरेलल से सॉल्व नहीं होता, लेकिन हमें पता है कि ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है, हमें इसकी शक्ल याद है ना, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हुआ है, बैलेंस हुआ है। जब बैलेंस हुआ है तो हमें पता है अब इसकी तरफ करंट फ्लो करके जा ही नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा, कि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ से जितना करंट आएगा वो आगे गुजरेगा, इधर से भी जितना करंट आएगा वो सारा आगे गुजर जाएगा। कब दोबारा इधर आ जाए, यहाँ से I1 करंट गया, इधर आ गया, इधर जा नहीं सकता क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। तो जो करंट इस R1 में से गुजरा है वही करंट R2 में से नहीं गुजरा, और जो करंट R3 में से गुजरा है वही करंट किस में से, R4 में से भी गुजरा है, क्योंकि इस तरफ करंट फ्लो करके कब नहीं जाएगा, जब व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस होगा। मैंने बहुत लंबी बात की इस पर, इतनी ज़रूरत नहीं थी, उम्मीद आपको ये कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। तो बात वहाँ से चली थी कि इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया ना, ये दोनों आपस में किस में, इन दोनों में अब करंट सेम क्योंकि इधर नहीं करंट आया, जितना इधर से गुजरा उतना इधर से। तो ये दोनों आपस में सीरीज में 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 ओम। ये दोनों आपस में सीरीज में, क्योंकि दोनों में करंट सेम है, क्योंकि ऊपर करंट नहीं गया, तो 4 + 8 कितना हो जाएगा, 12। और एंड पे ये आप इसको दोनों को किस में सॉल्व कर लेंगे, पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे, वो आपको आता है। ऊपर हम इन दोनों का क्या लिख सकेंगे, प्रोडक्ट, और नीचे बच्चे हम इन दोनों का सम लिख सकेंगे। तो आपको ये बात समझ आ गई कि सर्किट में कोई भी ऐसा पॉइंट आ जाए जिसका पोटेंशियल सेम हो जाए, उसकी रेजिस्टेंस को सर्किट की R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हुए हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और उसकी सबसे बेसिक और फंडामेंटल एग्जांपल जो आपकी बुक में है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। और व्हीटस्टोन ब्रिज का पेपर 2000 जो MCQ है वो 2017 के पेपर में आ भी चुका हुआ है। तो ये आपको बस चीज़ इसको याद रखनी कि इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट सेकेंड, नेक्स्ट कुछ पोटेंशियल मेथड के एक दो और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो ज़रा देखें। इस तरह का हम एक सर्किट बनाते हैं, ये थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ बड़ा ही बनाऊँगा, तो समझ आ रही। ये आप अपने पास स्केच कर लें इसको। ये अब दोबारा हम पोटेंशियल मेथड पे वापस आ गए ना, क्योंकि वो एक छोटा सा पॉइंट था जिसको क्लियर करने में के लिए मुझे वो असल में दोबारा वो सर्किट एक्स्ट्रा यूज़ करने पड़ गए थे। ये पोटेंशियल मेथड के दोबारा सर्किट्स हैं, इसके ऊपर लिख रहे हैं पोटेंशियल मेथड शुरू, यानी इसमें दोबारा जो मेथड स्टार्ट हो रहा है वो पोटेंशियल मेथड स्टार्ट हो गया। तो ये पॉइंट इसमें A होगा और ये पॉइंट B है, जिसके आप लोगों ने R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करनी है। इधर रजिस्टर R, इधर भी R, इधर भी R, इधर भी R, ठीक। अच्छा ठीक हो, इधर भी लगाते हैं रजिस्टर, इधर एक रजिस्टर R हो जाएगा, इधर भी एक रजिस्टर R है। इस तरह को तो पहले भी किया था, इधर एक और लगाते हैं।
इसका मतलब पता है ना आपको कि इन दोनों वायर्स का कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, तो उसके ऊपर से छलांग मार के गुजर रही है, इसकी रेजिस्टेंस भी आर, इसका मतलब पता होगा ना कि इनका कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जनाब इसकी आप लोगों ने आर इक्विवेलेंट फाइंड करनी है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया पोटेंशियल मेथड से सॉल्व होगा। अब बच्चों इसको सॉल्व कर रहे हैं। पोटेंशियल मेथड से सॉल्व होने की हमें निशानी क्या नजर आएगी, इसमें ये वायर लगी हुई है, इसमें ये वायर लगी हुई है, ये नजर आ रही है ना। जब भी इस तरह की किसी जगह आपको वायर्स नजर आए, हिंट है क्या मैंने पहले लिखा था, वायर्स नजर आए तो पोटेंशियल मेथड चल सकता है। देखें ये V पोटेंशियल पे है, ये 0 पे है, हमारी एक इमेजिनरी बैटरी। अगर ये V पोटेंशियल पे है तो ये भी V पोटेंशियल पे होगा, ये 0 पे है तो ये भी 0 पे होगा, वायर लगी हुई है। क्या ये आगे जा सकता है पोटेंशियल? नहीं, ये भी आगे चेंज हो जाएगा, मतलब ज़ाहिर रजिस्टर लगा, इसका मतलब इधर आप नहीं चल सकते, नहीं चल सकते बिल्कुल। इधर तो जा सकता हूँ ना, क्योंकि इधर तो कोई चीज़ नहीं लगी, ये V है तो ये भी V होगा। क्या इधर जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकता हूँ। इधर 0 है तो चलते 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 इधर भी 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि दरम्यान में कोई चीज़ लगी ही नहीं हुई। अब हमारा पोटेंशियल मेथड में क्या रूल होता है कि हम सर्किट दोबारा डिज़ाइन करते हैं ना और सर्किट सॉल्व हो गया, बस 1 मिनट का काम है। हम यहाँ पर लिखेंगे A, यहाँ पर लिखेंगे B, यहाँ पर हम लिखेंगे V, और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है 0, A B और V, और हम क्या लिखेंगे 0। अब ज़रा देख लें A B और V और 0 यहाँ पर हो जाएंगे। अगर A B और V और 0 हो रहे हैं तो इस सर्किट का ज़रा देखें, आप कहाँ से शुरू कर लें, यहाँ शुरू कर लें। इधर देखो ज़रा गौर करो, ये जो 2 रजिस्टर लगे हैं, बाकी सब कुछ भूल जाओ, ये 2 रजिस्टर जो लगे हुए हैं, इन दोनों रजिस्टर एक ही वायर में लगे हुए, इकट्ठे लगे हुए दोनों। इसके इस तरफ पोटेंशियल V और इनके इस तरफ पोटेंशियल 0, और हमने A के पोटेंशियल को V माना हुआ है और B के पोटेंशियल को 0 कहा हुआ है, तो बस ठीक है। ये दोनों के सीरीज में होने का तो कोई शक नहीं है ना, आपस में तो इकट्ठे लगे हुए हैं, तो इन दोनों दो के इकट्ठा सॉल्व करेंगे। इधर V इधर 0, V 0, ये मैंने जनाब इसको यहाँ लगा दिया, ये V और 0 के दरमियान में लगा, समझ आई बात। ये 2 रजिस्टर इधर लग गए क्योंकि इनके एक तरफ V है और दूसरी तरफ 0 है। कुछ बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ये मेथड पढ़ रहे हैं, लेकिन बातें आसान है, तो प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं। फर्स्ट टाइम कन्फ्यूजन स्टिल रह रही होती है, बट जो हो रहा है वो समझे कि कैसे हो रहा है ना, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। फर्स्ट टाइम ज़रूर मसला होता है, ज़रा पहली दफ़ा इसको देख लें मेथड को। तो अच्छा ये V हो गया, इधर 0 हो गया, बड़ा आसान हो गया, इनका तो मसला ख़त्म हो गया। किसी और को पकड़े, ऊपर वाले को ले लेते हैं, इसको पकड़ते हैं पहले, ठीक है। इधर देखो ज़रा इन दो को, इनके भी इस तरफ V, इनके इस तरफ 0, तो बिल्कुल ठीक हो गया। इनको भी इधर लगा दे V और 0 के दरम्यान में, तो जनाब ये हो गया, ये R, एक तरफ V एक तरफ 0, बिल्कुल ठीक हो गया। इन दो को देखो, वो हल हो गया, ये भी हल हो गया। इन दो को देखो, ये इकट्ठे नहीं लगे हुए, ये की वायर है, इसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, जुड़ी नहीं है, छलांग मार के आ रही है। इसके इस तरफ V इस तरफ 0, अगर इस तरफ V इस तरफ 0 है तो इसको मैं इधर ना लगा दूँ, एक तरफ V एक तरफ 0 लगाना है, तो वही ऊपर जैसी फोटो बनेगी इसकी V और 0, ये R और ये R पूरे हो गए रहते हैं, ये तार होगी, ये रहती है, ये भी तो वही नहीं है, ये V और ये 0, इसको भी लगा दो। किधर लगाना है, ऊपर लगाएं नीचे लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिधर मर्जी इसके दरमियान में घुसेड़ के लगा देते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन सा हमसे किसी ने मना करना। और इसमें कोई कंसेप्ट नहीं यार, इसको ऊपर लगाओ, इसको इधर लगा दो, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किधर लगाना है, V और 0 के दरमियान में लगाना है, V और 0 के दरमियान में लग गए। अब ये तो जो आपको इतना अजीबोगरीब किस्म का सर्किट नज़र आ रहा था, ये असल में चारों जो ब्रांचेस हैं 1 2 3 4, ये तो चारों आपस में किस में लगी हुई हैं, पैरेलल में लगी हुई हैं, और ये दो आपस में सीरीज़ में, ये दो आपस में सीरीज़ में, ये दो आपस में सीरीज़ में, ये दो आपस में सीरीज़ में। तो अब आप इस सर्किट को आगे खुद अटैम्प्ट करेंगे, ये आप लोगों का अपना काम है। बिल्कुल आप एंड पे जब सही तरह सॉल्व करोगे तो इसका आंसर R/2 हो जाएगा। इसमें ये ना कहना सर आप छोड़ देते हैं यार सर्किट, इसमें क्या रह गया, इसकी क्या बनी 2R, इसकी भी 2R, इसकी भी 2R, इसकी भी 2R, तो 4 रजिस्टर बन गए 2R 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 2R, चारों किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल वाला डायरेक्ट वाला फार्मूला लगा दो, ठीक है ना। डायरेक्ट का मतलब क्या है, सारे रजिस्टर सेम है, तो पैरेलल में अगर सारे रजिस्टर सेम हो तो क्या फार्मूला होता है, सब में से किसी एक की रेजिस्टेंस बाय n होता है ना, तो हर एक की, इसकी भी 2R, इसकी भी 2R, इसकी भी 2R, इसकी भी 2R, तो सबकी कितनी बनी 2R बनी। और जो है कितने टोटल, 1 2 3 4 ब्रांचेज है, नीचे 4 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा R/2 ही आ गया।
मैंने तो इस मेथड से सॉल्व किया है, लगाकर आप वो रेसिप्रोकल लेकर करते हैं तब भी आंसर आपका सेम आएगा। उम्मीद है आपको इसका कुछ आइडिया हो चुका होगा। एक दो सर्किट आपकी तसल्ली के लिए और लेते हैं, मैं 20 मिनट इसको और पढ़ा देता हूँ, इसके बाद क्योंकि मैं आज पोटेंशियोमीटर करवाना है तो उस पर चले जाएंगे। ये बड़ा अच्छा सर्किट है जी, एक इसको देखते हैं। मुझसे अगर सही बन गया, ये उन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो एमएससी के एग्ज़ाम होते हैं, एमएससी में एडमिशन के लिए पहले टेस्ट लिया करते थे, जिन भले वक्तों में मैंने एडमिशन लिया था, तो हमारे एडमिशन टेस्ट में ये उन्होंने एमसीक्यू दिया हुआ था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी वालों। ये एमसीक्यू था कि इसकी आप रजिस्टर्स निकाल के दिखाएं तो आप जीत गए। ये आर इसकी रेजिस्टेंस आर होगी, इस पॉइंट का पोटेंशियल ए हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल बी हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप कहेंगे सर ऑप्शन आप नहीं लिख सकते, ऑप्शन लिख सकते हैं। ओके जी, कि एमसीक्यू हमें करवा रहे हैं, ऑप्शन बताते ही नहीं है। ये ऑप्शन वाला मसला हल कर दें, करें सॉल्व इसको खुद, ये आपकी असाइनमेंट ही देता हूँ। 3r/4 और 4r/3 ऑप्शन भी लिख सकते हैं, अब ये ना कहें कि सर ऑप्शन ही देते हैं। देखिए वायर्स नज़र आ रही हैं, क्या नज़र आ रही? वायर्स जब भी नज़र आए कौन सा मेथड? पोटेंशियल मेथड अप्लाई होगा। पोटेंशियल मेथड अप्लाई होगा तो ए के पोटेंशियल को हम वी मानते हैं और बी के पोटेंशियल को 0 मानते हैं। ए और बी के दरमियान में ये तो पता नहीं आर इक्विवेलेंट बतानी होती है बिटवीन ए एंड बी, वो मैं लिखता नहीं, लेकिन अंडरस्टूड सी बात वही चल रही है ना कि ए और बी के दरमियान में आर इक्विवेलेंट बतानी है। वायर्स नज़र आई तो हम लोगों ने पोटेंशियल मेथड अप्लाई कर दिया। ए के पोटेंशियल को हम 0 लेते होते हैं, बी के पोटेंशियल ए के पोटेंशियल को वी लेते होते हैं, बी के पोटेंशियल को 0 लेते हैं। अगर 0 लेते हैं तो अगर ये ए वी पे है तो क्या ये वाला पॉइंट वी पे होगा? नहीं होगा। रजिस्टर जब दरमियान में आ जाए तो पोटेंशियल चेंज हो जाता है, आगे वो पोटेंशियल सेम ट्रांसफर नहीं होता। मतलब रजिस्टर जब आ जाए तो पोटेंशियल मेथड रुक जाता है, मतलब वो पोटेंशियल आगे नहीं चलता। लेकिन अगर ये वी पे, ये तो वायर नहीं लगी, तो ये वाला पॉइंट भी किस पे होगा? 0 पे। आगे फिर वायर लगी हुई है, ये भी 0 पे होगा और ये वाला भी 0 पे होगा। इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट चेंज होगा, मतलब वैसे नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं आपके पुराने मेथड से आएंगे, लेकिन इसके मैं एक दो सवाल आपको इसके भी करवा देता हूँ ना। पहले तो हम ये करते थे ना, जब हम पोटेंशियल मेथड अप्लाई करते थे, सारे जो रजिस्टर आते थे उनका हम ए और बी के दरमियान में लगा देते थे। वो लग भी जाते थे ए और बी के दरमियान में। क्यों लग जाते थे? क्योंकि सबके एक तरफ वी पोटेंशियल होता था, एक तरफ 0 होता था। अब आप ज़रा खुद सोच लो कि क्या ये जो रजिस्टर है इसके एक तरफ वी पोटेंशियल है, तो क्या इसके दूसरी तरफ ये है? नहीं, इधर तो इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, डायरेक्ट इधर से तो कोई कनेक्शन नहीं है ना, इसका कनेक्शन इधर है। तो क्या इस तरफ इसके वी है तो मैं बोलूँ इस तरफ 0 है? 0 तो इसके इस तरफ 0 है। समझे बात को? देखें हम पहले लगाते थे ए और बी के दरमियान में। ए ये है, बी ये है, तो बी का पोटेंशियल 0 है तो इधर भी पोटेंशियल 0 आ रहा है। क्या ए का इस तरफ पोटेंशियल वी है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये इसकी रेजिस्टेंस आर लिख लूँ, आर ही होगी, सबके आर हम रख रहे हैं ना। तो क्या इस रजिस्टर के इस तरफ वी है तो इस तरफ वी तो नहीं होगा, मैं पता है रजिस्टर आज पोटेंशियल सेम नहीं रहता, तो क्या इसके इस जगह 0 होगा? क्या इस जगह 0 होगा? लेकिन इसके इस तरफ 0 है, तो क्या इस तरफ 0, ये 0 इधर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि नहीं आ सकने का मतलब है कि अगर ये 0 है तो इस तरफ पोटेंशियल 0 नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल चेंज होता है जब रजिस्टर आ जाता है। इस पॉइंट का 0 नहीं है, तो इस रजिस्टर के एक तरफ तुम्हें पता है, इस पॉइंट का मैं पोटेंशियल ही नहीं पता। इधर से देख लो, इधर अगर 0 है तो क्या इधर 0 होगा? नहीं। इसका मतलब है कि जब तक इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं मिलेगा, जब तक इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं मिलेगा, ये डिसाइड नहीं होगा कि ए के इस तरफ पोटेंशियल कितना है, या इस रजिस्टर के इस तरफ पोटेंशियल कितना है, या इस रजिस्टर के इस तरफ पोटेंशियल कितना है, या इसके इस तरफ कितना है। इसका मतलब है कि इस सर्किट में इस पॉइंट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इस पॉइंट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जब तक इस पॉइंट का पोटेंशियल पता ना चले ये सर्किट सॉल्व नहीं हो सकता। जब इस तरह का कोई मसला आ जाए, आप उस पॉइंट के पोटेंशियल को x मान लें, अज्यूम कर लें कि इस पॉइंट का पोटेंशियल x है। हमें नहीं पता x कितना है, हमने इमेजिन कर लिया कि इसने बड़ा रोला डाल दिया हुआ था, इसकी बेस पे सारा सर्किट हल होना था, क्योंकि सारे रजिस्टर इस पॉइंट के अक्रॉस लगे हुए।
तो हम लोगों ने इसके पोटेंशियल को x अज्यूम कर लिया अपने माइंड में। अब हो गया क्वेश्चन हल। अब क्या करें, एक तरफ a लिखें, a का पोटेंशियल v, एक कोई पॉइंट है जिसका पोटेंशियल x है, x हमें पता ही नहीं कितना है, और इस तरफ b लिख लें जिसका पोटेंशियल 0 है। सुकून से आप घर जब बैठ के आराम से चाय शाय पी के इस सर्किट को सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसका पोटेंशियल खुद से ना अज्यूम करें तो काम बनता ही नहीं था, मसला आ रहा था बड़ा। वो आपके सामने ए और बी के दरम्यान में तो कोई चीज़ लगी ही नहीं हुई थी, क्योंकि वी और 0 के दरम्यान में तो रजिस्टर कनेक्ट नहीं थे, इस पॉइंट के ऊपर कनेक्ट थे। इस पॉइंट का जब तक पोटेंशियल ना पता हो सर्किट सॉल्व नहीं होगा। अब देखें सर्किट बड़े मज़े से सॉल्व होगा। किधर से शुरू करें, इधर से शुरू करो, इधर से करता हूँ। ये जो रजिस्टर लगा हुआ है, ये जो रजिस्टर लगा हुआ है, ये ए और एक्स के दरम्यान में लगा हुआ है। ये रजिस्टर ए और एक्स के दरम्यान में लगा हुआ है, तो ये ए और एक्स, ए का पोटेंशियल वी है ना, इस पॉइंट का एक्स मतलब पॉइंट भी है और इसका पोटेंशियल भी एक्स ही है, हमें नहीं पता वो कितना है ना। तो ये जनाब मैंने इसके दरम्यान में लगा दिया। बहुत आसान सी बात है। v इस तरफ x पॉइंट भी है और उसका पोटेंशियल भी x ही है। पॉइंट पोटेंशियल में मिक्स ना हो, जिस तरह a पॉइंट है इसका पोटेंशियल v है, b पॉइंट है इसका पोटेंशियल 0 है, तो कोई पॉइंट x है उसका कोई पोटेंशियल होगा, हमें नहीं पता कितना है, हम उसको x ही मान रहे हैं। ये देखें, ये v और x के दरम्यान में लगा हुआ, आपको समझ आ गया। ये रजिस्टर किसके दरम्यान में लगा हुआ है, ये रजिस्टर लगा हुआ है 0 और x के दरम्यान में। 0 हम b पॉइंट का पोटेंशियल है ना, थोड़ा नीचे 0 चला गया, शायद नाराज हो गया इसके साथ। ये रजिस्टर 0 और x के दरम्यान में लगा हुआ है, तो ये 0 और ये x के दरम्यान में रजिस्टर लगा दें, कोई मसला नहीं है, देख के बस लगाते जाओ। 0 और x के दरम्यान में ये रजिस्टर किसके दरम्यान में, ये भी तो 0 और x के दरम्यान में है, ये 0 और ये x इधर लगाना पड़ेगा। समझ आएगी बात की ना, ये भी 0 और x के दरम्यान में रजिस्टर है। अब अगर आप फर्दर देखते हैं कि ये वाला जो रजिस्टर है ये 0 और x के दरम्यान में, ये वाला रजिस्टर जो है वो भी 0 और x के दरम्यान में है। अगर ये रजिस्टर 0 x के दरम्यान में है तो इस रजिस्टर को भी आप लोगों ने 0 और x के दरम्यान में ही लगा देना है। अब आप ज़रा खुद सोचें कि इसमें क्या होगा, इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करें। अब अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये आपको समझ आ गया ना, ये आपका किसके दरम्यान में लगा हुआ है, 0 और x। क्लियर कर लो, ये 3 लगे मैंने, 0 और x, 0 x के दरम्यान में 3 थे, 0 x के दरम्यान में 3 लग गए ना, ये चौथा बच गया था, वो x और a के दरम्यान में था, x और a के दरम्यान में। अब देखिए कितना सिंपल सर्किट हो गया। ये हुआ है सिंपल, ये नहीं हुआ, क्या हुआ, ये तीनों आपस में किस में, पैरेलल में है, और जो इनका आंसर आएगा वो इसके साथ किस में सॉल्व होगा, सीरीज में सॉल्व होगा। तो अब अगर आप इसको सीरीज में सॉल्व करते हो, चलिए मैं इसको हल कर देता हूँ पूरा, ये r उसी तरह ही हो गया, x को दरम्यान से माइंड से निकाल दें, ये तीनों किस में, पैरेलल में है। डायरेक्ट फार्मूला लगा के पैरेलल में आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, आपको पता है इन तीनों की r इक्विवेलेंट कितनी बनेगी, r/3, ये a और b। अब x को हम लोगों ने यूज़ किया था वो दरम्यान से निकल चुका है, तो r इंटू r/3 हो जाएगा। तो इस केस में जो r इक्विवेलेंट बनेगी, ये दोनों सीरीज़ में है, तो r इन प्लस r/3 हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू बनेगी वो इक्वल टू हो जाएगी 4r/3 की इक्वल हो जाएगी। बस ये इसका सिंपल सा मेथड है कि इस केस के अंदर r इक्विवेलेंट 4r/3 हो जाएगी। जिसमें आप लोगों ने एक नया कंसेप्ट ये सीखा कि समटाइम ऐसा होता है कि जब पोटेंशियल मेथड बच्चों अप्लाई किया जा रहा हो उस वक्त सर्किट सॉल्व नहीं भी हो रहा होता, तो आप इस मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसकी एक छोटा सा आपको होमवर्क देता हूँ, इस होमवर्क पे आप लोगों ने खुद काम करना है। थोड़ा सा मुश्किल सर्किट है, मैं वैसे आप लोगों को तंग करना चाह रहा हूँ कि आप खुद से कुछ करें। ये अपने पास लिख लें, ये पोटेंशियल मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है। ये जनाब आप इसको थोड़ा प्यारा सा बनाते हैं, टावर सा बन गया, कोई इधर भी को लगा दें। रजिस्टर हम लोगों ने आज आर ही रख ली है, हर चीज़ आर कर दी है। इस पॉइंट को ये बोल दो, इस पॉइंट का जो भी पोटेंशियल, इसको ए मैंने इसके अंदर रख दी, ए और बी हो गया। अच्छा ठीक हो गया। इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ दो, ठीक है। इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ दिया, इस पॉइंट को भी, इस पॉइंट को भी इस पॉइंट से जोड़। मेरा कोको जो है वो मेरे पास बैठ के पता नहीं सर्किट समझने की ज़्यादा ही कोशिश कर रहा है, जा ही नहीं रहा, शायद लगता है इसे सर्किट समझ आ रहे हैं।
अच्छा इधर ओहो थोड़ा सा अजीब सा होगा, मतलब वो वायर सीधी सी है, बस वो थोड़ा सा मुझसे होगा। इधर भी एक रजिस्टर आप लोगों ने लगा दिया, मतलब इधर वायर है, इधर मैंने क्या लगा दिया, रजिस्टर। ठीक है, आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो बिटवीन ए एंड बी। आर इक्विवेलेंट आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है बिटवीन ए एंड बी। मेरा ख्याल है, वैसे मैंने इसको कंप्लीट सॉल्व तो नहीं किया हुआ, मैंने जल्दी में किया था, लेकिन मुझे लगता है इसका आंसर आपका एंड पे r/2 आएगा। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आपको ये वायर सीधी सीधी नज़र आ गई है, इधर वायर नहीं नज़र आई, ये एक वायर नज़र आ गई। हिंट होता है वायर किसी जगह नज़र आ जाती है, पोटेंशियल मेथड होगा। जब पोटेंशियल मेथड होगा, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ए के पोटेंशियल को आप क्या रखोगे, v, और बी के पोटेंशियल को रखोगे 0। ए के पोटेंशियल को v और बी के पोटेंशियल को 0। अच्छा ठीक हो गया। अब आप लोगों ने कोई इसमें भी ए और बी को अज्यूम करके देखे ना, इसका पोटेंशियल उलझ गया है ना, ये वी 0 आगे पीछे नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, क्योंकि रजिस्टर आ गया, इसने रोक दिया, चुप बैठे रहो इधर से। इस वी को इसने कहा चुप करके बैठे रहो, इसने कहा चुप करके बैठो, उसने कहा चुप करके बैठो, ऊपर नीचे नहीं जाना, ये फंस गए बेचारे, ये भी फंस गया, ये भी फंस गया, मतलब ये आगे प्रोपोगेट नहीं हो सकते। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इस पॉइंट को x मान लें, इस पॉइंट को x मान लें, तो ये एक पॉइंट वायर के क्रॉस ले लो, उसके पोटेंशियल को x बोल दो। कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा ना जिसका पोटेंशियल x आप अज्यूम करेंगे, जो इमेजिनरी पॉइंट था, इसमें भी लिया था ना, इसमें तो b प्रोपोगेट कर गया था, इसमें b और a दोनों बेचारे फंस गए दरम्यान में, इसके पॉइंट को x बोला। तब अगर इसका पोटेंशियल x है, इस पॉइंट का पोटेंशियल x है ना, ये तो दरम्यान में वायर लगी हुई है, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, वायर की वजह से पोटेंशियल सेम रहता है। अब क्वेश्चन हल हो गया, अब आप खुद सोचें, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ दोबारा। देखो ये जो रजिस्टर है, अब 3 पॉइंट आप बनाओगे, इस तरह का सर्किट बनाओगे, एक ए, एक एक्स और एक बी, एक ए एक्स और बी। रजिस्टर 3 जगह लगते हैं, पहले 2 जगह लगते थे, अब 3 जगह। आप इस रजिस्टर को किसके दरम्यान में लगाओगे, ए और एक्स के दरम्यान में। बूढ़ो समझ आ रहा है, ए और एक्स के दरम्यान में। ये रजिस्टर किसके दरम्यान में लगेगा, ए और एक्स के दरम्यान में। ये रजिस्टर किसके दरम्यान में लगेगा, ए और बी के दरम्यान में, यानी बी और 0 के दरम्यान में। ये किसके दरम्यान में लगेगा, 0 और एक्स के दरम्यान में। ये किसके दरम्यान में लगेगा, एक्स और बी के दरम्यान में। तब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि इन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एक्स ले लो। अगर उसको एक्स लेते हो, नीचे एक्स ट्रांसफर हो जाएगा, तब आपका वो सर्किट बन जाएगा। इधर ए लिखोगे, इधर एक्स लिखोगे, इधर बी, इधर ए लिखोगे, इधर एक्स लिखोगे और इधर बी, और एक्स और बी के दरम्यान में सर्किट खुद से बनाना, और एंड पे आपका आंसर इस क्वेश्चन का r/2 आना चाहिए। बिल्कुल अब आपको समझ आ चुका है, अब आप इसको कर सकते हैं। आज का आखिरी सर्किट, बस बहुत हो गए सर्किट्स, ये बस एक सर्किट मैं आपको और करवा देता हूँ, तो इस सर्किट के बाद आप लोगों ने क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है। अच्छा लास्ट सर्किट है, बस इसको देखते हैं, उसके बाद बस वाइंड अप करते हैं, आपके इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका मैंने मेजर सर्किट तो आपको करवा दिया, आपको उसी के क्वेश्चन के चांसेस होते हैं। कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ होता है लेकिन अंदर छुपा हुआ होता है, पता नहीं चलता वो व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। तो उस तरह के सर्किट्स को फिर किसी टाइम मिला तो उसमें बात करूँगा। मैं बस आखिरी सर्किट आपको करवाता हूँ। ये पॉइंट आप ले लें, ए पॉइंट है, यहाँ से आप इस तरफ जाएँ, यहाँ पर आप एक रजिस्टर लगा दें जनाब 2 ओम का। इधर से आप इस तरफ चले जाएं, यहाँ पर रजिस्टर लगा दें आप 6 ओम का, और इधर से आप यूँ घूम के आ जाए, इसको इसके साथ मिला दें। वायर्स नज़र आना शुरू हो गई होंगी आपको ना, तो इस पॉइंट का यूँ लगा दें, इधर भी एक रजिस्टर लगा दें, ये रजिस्टर आप चले 1 ओम का लगा दें। इस पॉइंट को भी बोल देते हैं, ये रजिस्टर होगी। यहाँ पर अब एक वायर लगा दें, सीधी सीधी वायर लगा दें, स्ट्रेट वायर लगा दें, और इस जगह पर आप लोगों ने एक रजिस्टर लगा दें 4 ओम का, चले काटे 4 ओम का रजिस्टर लगा दिए। यहाँ पर भी एक वायर लगा दें, इस जगह पर, इस जगह पर भी एक वायर लगा दें, और इधर आप एक पोटेंशियल रजिस्टर्स पर लगा दें। ये 4 ओम का लगाया है, जिसको 12 का लगा दें, 12 क्या है,
12 ओम का रजिस्टर लगा दिया, बस ठीक हो गया। अच्छा जी, इस सर्किट में थोड़ी खिचड़ी मची है, 12 लिखा नहीं जा रहा था, 12 ओम, ये 4 ओम, ये 1 ओम, ये 6 ओम, ये 2 ओम। क्वेश्चन उसका ये है कि ए और बी पॉइंट्स के दरम्यान में पोटेंशियल बताएं। ये वाली वायर्स और ये वाली वायर हिंट हैं कि आप पोटेंशियल मेथड यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान सवाल है। अब थोड़ी सी हिम्मत करेंगे आपको समझ आ जाएगा। जरा देखें, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसका पोटेंशियल वी मानेंगे, इसका पोटेंशियल वी हो जाएगा, ठीक है, इसका पोटेंशियल वी, इसका पोटेंशियल वी हो जाएगा। अब देखिए क्या इधर पोटेंशियल आगे प्रोपोगेट करना मतलब समझ आता है ना, वैल्यू सेम होना को मैं प्रोपोगेट करना कहता हूँ। इधर नहीं जा सकता वी, इधर भी वी नहीं जा सकता। वी नहीं जा सकने का मतलब है इस पॉइंट का वी है, इस पॉइंट को वी मैं नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता वो आपको पता है? अच्छा, इसको वी माना है तो इसको जीरो भी तो कहेंगे ना, ए को वी और बी को जीरो। लेकिन इधर भी नहीं जा सकता, इधर रजिस्टर आ जाए समझे, पोटेंशियल को कहता है बस अब तो रुक जा, अब तुमने आगे नहीं जाना, तुम रुक जाओ, ठीक है। तो इसमें ये हुआ चक्कर के इधर भी नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा सकता। चलो ना आ जाए, इधर तो जा सकता है, तो बिल्कुल जा सकता है। इधर तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, इधर वी है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया बच्चों? वी नहीं हो गया? जा सकता है ना, वायर लगी है। इधर जा सकता है, आगे नहीं जा सकता, रजिस्टर आ गया। इधर ऊपर जा सकता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी हो गया। वी इधर से इधर जा सकता था, वायर लगी थी, पोटेंशियल जा सकता था। ये इधर नहीं जा सकता क्योंकि रजिस्टर है। ये इधर भी नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा सकता, मतलब आगे नहीं चल सकता। ये क्यों नहीं चल सकता आपको पता चल गया। वो रजिस्टर आ जाए पोटेंशियल रुक जाता है। क्या ये जीरो इधर आ सकता है? नहीं आ सकता, रजिस्टर है। क्या जीरो ऊपर जा सकता है? बिल्कुल ऊपर जीरो जा सकता है। इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा तो इसका भी जीरो होगा क्योंकि दरमियान में वायर लगी हुई है। इसका क्या होगा? इसका भी पोटेंशियल जीरो होगा क्योंकि दरमियान में क्या लगी हुई? वायर लगी हुई। अब जनाब आप जितने मर्जी रजिस्टर, जिस मर्जी रजिस्टर को देखो, इसमें कितने रजिस्टर्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 के 5 पैरेलल में लगे हुए हैं। खुद सोच लो, मैं एक सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बस एंड पे आंसर लिख रहा हूँ। इसकी जो आर इक्विवेलेंट बनेगी वो 1/2 ओम बनेगी। आप सिर्फ देखें, आप खुद सर्किट बनाएंगे, कोई अजम्पशन वाला पॉइंट नहीं लेना पड़ा कि वो दरमियान में ज्यूम करना पड़े। देखिए इस रजिस्टर को सोचो, आपको पता है ना ए और बी के दरमियान में सारा काम होगा। इस रजिस्टर को सोचो, किसके दरमियान में लगा हुआ है? वी और जीरो। ए और बी के दरमियान में लगा हुआ है। ये किसके दरमियान में लगा हुआ है? वी और जीरो। ये पैरेलल, ये समझ आ गया आपको? पैरेलल में ये 12 ओम किस में लगा हुआ है? वी और जीरो। ये किसके दरमियान में लगा हुआ है? वी और जीरो। ये किसके दरमियान में लगा हुआ है? वी और जीरो। तो सब पैरेलल में सॉल्व होंगे। तो सारे रजिस्टर्स को आप जब डायग्राम बनाएंगे, इस जगह आप ए लिखेंगे, इस जगह आप बी लिखेंगे, ए का पोटेंशियल वी लिखेंगे, बी का पोटेंशियल जीरो। तो ये जो सारे रजिस्टर्स हैं वो पैरेलल में आ जाएंगे और आप इनको पैरेलल में सॉल्व जब करोगे तो एंड पे बच्चों आप लोगों ने आंसर 1/2 ओम ही बनाएंगे। तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। एक आखिरी और बात छोटी सी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा होता है कि सपोज करें एक वायर की रेजिस्टेंस कुछ ले लेते हैं, एक वायर की रेजिस्टेंस से 6 ओम है और कहता है कि इस वायर को बेंड करके उसने सर्कल बना दिए। इस वायर की रेजिस्टेंस 6 ओम है, उसको बेंड करके सर्कल बना दिए और कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएं, आर इक्विवेलेंट बताएं एट दी opposite ends, at the opposite ends of the diameter of circle, at the opposite end of the diameter of circle। ठीक है, यानी सर्कल के जो डायमीटर के एंड्स हैं ना, वहां पर आप लोगों ने आर इक्विवेलेंट बतानी। हमारे पोटेंशियोमीटर का टाइम बेचारे का गुजर रहा है। देखो इस टोटल वायर की रेजिस्टेंस 6 ओम है, इसकी लेंथ एल है। रेजिस्टेंस का बच्चों लेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है। जब इसका सर्कल बनाया और अपोजिट एंड यही बनते हैं ना, तो आधी वायर ऊपर चलेगी, आधी वायर नीचे रहेगी। तो लेंथ हाफ ऊपर है, यहाँ से ऊपर हाफ लेंथ, यहाँ से नीचे हाफ लेंथ नीचे है। तो टोटल वायर की रेजिस्टेंस कितनी थी? 6/2। तो आधी लेंथ की कितनी हो जाएगी? 3 ओम होगी ना। इसका मतलब ये कि इस वाले पार्ट की जो रेजिस्टेंस है इस वक्त 3 ओम है, इस वाले पार्ट की रेजिस्टेंस भी 3 ओम है। अब आप लोगों ने इन दो पॉइंट्स के दरम्यान में आर इक्विवेलेंट बनानी है। इसको करंट के फ्लो से कर लो। यहाँ से आप लोगों ने, अब अक्सर आप मुझे कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे इस वायर की रेजिस्टेंस होती नहीं है, अब आप कह रहे हैं 6 ओम है। तो देखिए मैं कह रहा हूँ ना 6 ओम है ना। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोगों ने, यहाँ पर तो इसकी रेजिस्टेंस को लिखा हुआ है सवाल में, मैंने लिखा हुआ है कि ये 1 ओम है। नहीं लिखा हुआ तो इसकी रेजिस्टेंस 0 है। अगर वायर की रेजिस्टेंस वो कह देता है तो बस वायर की रेजिस्टेंस है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप इसकी जगह इस तरह का फूल सा बना लें, सारा फूल 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 बन जाएगा।
तो इसमें नहीं कंफ्यूज होना कि पहले वायर की रेजिस्टेंस नहीं अब किधर से आ गई है ना, जब वो वायर की रेजिस्टेंस खुद कह देता है तो बस मान लें आप है। मेरी बात समझ आ रही है? जब नहीं कहता तो फिर जीरो है, जब कह देता है तो फिर है, नहीं कहता तो फिर जीरो है। ये बात माइंड में रखनी है। अच्छा, जब यहाँ से करंट को माना ए से चला है करंट, तो यहाँ से करंट ऊपर गया, यहाँ से करंट नीचे आया तो गड़बड़ होगी। इसका मतलब है यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है। जहाँ से करंट डिवाइड होता है वो किस में होती है? पैरेलल में। इसका मतलब ये जो ऊपर वाले 3 ओम और नीचे वाला 3 ओम आपस में किस में है? पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ से करंट क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो एक वायर की रेजिस्टेंस 6 ओम थी, जब उसको आप लोगों ने बेंड करके उसका सर्कल बना दिया, उसके डायमीटर के अपोजिट एंड पे आर इक्विवेलेंट बतानी है, तो जब यहाँ से करंट का फ्लो बनाओगे ए पॉइंट से, इन दो पॉइंट्स अपोजिट एंड ऑफ द डायमीटर ये बनते हैं ना, यहाँ से जब करंट का फ्लो बनाएंगे तो यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल की ब्रांच है। अगर ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं तो इनके आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? ऊपर दोनों का प्रोडक्ट, नीचे दोनों का सम, 9/6, तो कितना हो जाएगा? 3/2 ओम। इसकी जो आर इक्विवेलेंट बनेगी वो 3/2 ओम होगी। इन सर्किट्स को जो बच्चों मैंने आपको आइडिया दिए, इनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद है आपके जितने भी सर्किट्स हैं इससे बियॉन्ड आप लोगों के नहीं आएंगे। अगर आपको इसका मेथड समझ आ गया है तो इंशाल्लाह आप इनको अटैम्प्ट करेंगे तो चीज़ें बड़ी इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगी, तो मसले मसाइल नहीं बनेंगे। हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक रह गया था पोटेंशियोमीटर। मिनट हमारे पास 45 भी नहीं रहे, 43 हैं। अब हम अपने पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने और इक्विवेलेंट पे बात की है। पोटेंशियोमीटर, मैं कुछ सर्किट आपको ना असाइनमेंट्स के लिए भी मुझे जैसे टाइम मिलता है ना 1-2 दिन में, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा वो जो सर्किट फॉर सेक ऑफ असाइनमेंट्स ना, तो वो सर्किट्स आप सॉल्व कर लीजिएगा, बाद में उसका सोल्यूशन भी सेंड कर देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाएगा वो कैसे हुए हैं ना। लेकिन 1-2-3 दिन मैं उसके लिए दे दूंगा, 10-12 सर्किट सेंड कर दूंगा, आपकी फर्दर प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आप इन सर्किट्स को सही तरह एक दफ़ा अंडरस्टैंड करें, फिर इन सर्किट्स को खुद सब सर्किट्स को अलग से किसी पेज पर आप बनाएं और इनको दोबारा से सॉल्व करें बाय डिफरेंट वैल्यूज़। देखिए, मैंने जब किसी सर्किट को सॉल्व किया तो मैं क्या लेता रहा हूँ? आर। आप आर से ना सॉल्व करें, आप उसको कोई वैल्यूज़ असाइन करें 2, 3, 4 ओम, और जिस तरह वैल्यूज़ मैंने उसको सॉल्व किया है फिर आप अपनी उन वैल्यूज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो फिर आपकी उसकी पे ग्रिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आप कोशिश करें कि वैल्यूज़ लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करें। शुरू करते हैं जी। पोटेंशियोमीटर नया टॉपिक यूएचएस में ऐड हुआ है, पहले नहीं था। ईटा में और इंजीनियरिंग में तो ज़ाहिर पूरी बुक इंक्लूड है। पोटेंशियोमीटर का यूएचएस में नया टॉपिक ऐड हुआ है। मैं कोशिश करूँगा थोड़ी अच्छी बात करूँ पोटेंशियोमीटर पे, ताकि आप थोड़ा सा इसको एंजॉय भी करें। बड़ा प्यारा सा टॉपिक भी है। वोल्टेज, सबसे पहले हम बात करते हैं एक और छोटी सी बात पे कि वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं और उनके क्या नुकसानात हैं। वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पोटेंशियोमीटर पे बात करते हैं, अभी बड़ी अच्छी बात करेंगे इस पर। वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कौन कौन से वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एक हमारे पास होता है एनालॉग वोल्टमीटर। एनालॉग वोल्टमीटर, एनालॉग वोल्टमीटर कौन सा होता है? जो हमारी लैब में पड़ा होता है, जिसके ऊपर इस तरह की वो नीडल यूं नहीं पड़ा होता लैब के अंदर एक वोल्टमीटर, और जिस वोल्ट मीटर के ऊपर आप लोगों की जो है वो नीडल वगैरह लगी होती है, उसकी वो बात कर रहे हैं। इस वोल्ट मीटर को हम लोग एनालॉग वोल्ट मीटर का नाम दे देंगे। इस पे इस तरह की नीडल सी लगी होती है, इस पे सुई लगी हुई है ना, बस वो एनालॉग वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, सुई वाला जो होता है। ठीक है। ये क्या करता है, मैं इसकी बस प्रॉपर्टी लिखूंगा क्योंकि हमारे कोर्स में वोल्ट मीटर तो है नहीं। आप लोगों ने कहना है कि जो एनालॉग वोल्ट मीटर होता है, ऐसा वोल्ट मीटर हमेशा ड्रॉ करता है करंट को। ये बस आप एमडी कैट वाले बस याद रखेंगे, करंट को ड्रॉ करता है। केपीके की क्लास में हम इस पर डिटेल से वोल्ट मीटर समझाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ पोटेंशियोमीटर समझाना है, तो मैं थोड़ा सा कंपैरिजन लेना चाह रहा हूँ। तो एनालॉग वोल्ट मीटर जो होता है वो ड्रॉ करता है करंट को, पहली बात आप लोगों ने याद रखनी है। और अगर ये करंट को जो ड्रॉ कर लेता है तो ये फिर एक्यूरेट नहीं होगा, ये नॉट एक्यूरेट होगा। लेकिन ये होता सस्ता ही है, इनएक्सपेंसिव होता है, 200-250 रुपये का मिल जाता है मार्केट से, इनएक्सपेंसिव होता है। तो एनालॉग वोल्ट मीटर मतलब जो सुई वाला वोल्ट मीटर होता है, उसकी 3 प्रॉपर्टीज। करंट को ड्रॉ करता है तो रिजल्ट इनएक्यूरेट हो जाएंगे। करंट ड्रॉ करना एक लंबी चौड़ी स्टोरी है, इस पर अभी हम बात यहाँ नहीं करेंगे।
ईटा की क्लास में मैं इस पे लंबी बात करूंगा, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक्यूरेट नहीं होता क्योंकि करंट इसने ड्रॉ कर लिया सर्किट का, इनएक्सपेंसिव होता है, सस्ता सा होता है। एक होता है जनाब डिजिटल वोल्ट मीटर, ये एनालॉग हो गया। दूसरा जो होता है वो होता है डिजिटल वोल्ट मीटर। तो अगर हम डिजिटल वोल्ट मीटर की बात करें तो जो डिजिटल वोल्ट मीटर होता है उसके बारे में याद रखना है कि ये जो होता है नॉट ड्रॉ करंट, ये करंट ड्रॉ नहीं करता, नॉट ड्रॉ करंट। डिजिटल वोल्ट मीटर के बारे में आपको ये तो पता चल चुका होगा ना कि इसके ऊपर नीडल नहीं होगी, इसके ऊपर इस तरह डिजिटल डिस्प्ले होगा। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं डिजिटल वोल्ट मीटर और एनालॉग वोल्ट मीटर में सिर्फ डिस्प्ले का फ़र्क है। ये बात ठीक है, डिस्प्ले का फ़र्क भी ज़रूर है और इंटरनल कंस्ट्रक्शन भी डिफरेंट है, मतलब अंदर जो कंस्ट्रक्शन है वो भी डिफरेंट होती है ना, ठीक है। खाली डिस्प्ले का फ़र्क नहीं, इंटरनल कंस्ट्रक्शन का भी फ़र्क है, जिसकी वजह से ये करंट ड्रॉ करता है और ये करंट ड्रॉ नहीं करता। ये पंजाब की बुक में लाइन लिखी हुई है उसने, जो पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उसको मैं इस तरह समझाने की थोड़ा चेंज करके कोशिश कर रहा हूँ। उसने ये बातें उस फर्स्ट पैराग्राफ में किसी और सेंस में की हुई हैं, ये बातें सारी जो भी मैं कर रहा हूँ। तो नॉट ड्रॉ करंट, तो ये जो बातें भी हो रही हैं इसके लिए फर्स्ट पैराग्राफ पंजाब की बुक से पढ़िएगा जो एमडी कैट वाले हैं। तो डिजिटल वोल्ट मीटर जो होगा नॉट ड्रॉ करंट। केपीके की बुक में इसलिए बात नहीं कर रहा यहाँ पर अभी ज़्यादा, क्योंकि केपीके की बुक में तो उसने आपको सबको आइडिया है, पोटेंशियोमीटर को सही उसने लिखा ही नहीं है ना, उसने तो बहुत शार्ट सी फॉर्म में पोटेंशियोमीटर को समझा दिया है। तो उस तरह के एमसीक्यू नहीं बनते जिस तरह केपीके की बुक में लिखा हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि केपीके की बुक में केपीके के इंटरेस्ट में पोटेंशियोमीटर के एमसीक्यू आएंगे नहीं, बहुत अच्छे एमसीक्यू आएंगे, लेकिन वो तो एमसीक्यू तो ठीक बन कर आएंगे ना। वो एमसीक्यू में ये तो नहीं कहेगा कि बुक में टॉपिक सही नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि बस आप उसी तरह इसको पढ़ेंगे। तो टॉपिक को तो आप लोगों ने सही करके ही पढ़ना है ना। तो ये करंट ड्रॉ नहीं करेगा, आप समझ आ गए। एक तो डिस्प्ले डिफरेंट है, अंदर भी स्टोरी दोनों की डिफरेंट होती है। जब करंट ड्रॉ नहीं कर रहा तो ये एक्यूरेट होगा, और ये उसके मुकाबले में लिटिल एक्सपेंसिव होता है। मतलब अगर वो 250 रुपये का मिल रहा है, ये तकरीबन 1000 रुपये या 1200 रुपये का मिलता है। मुझे पता नहीं वैसे इसकी प्राइस, इसको पता है, ये कभी लिए ही नहीं हमने, हम हमेशा यही लेते हैं। अच्छा, ये तकरीबन उससे थोड़ा महंगा है, 1500 रुपये का होगा फिर। अच्छा, CRO की अगर हम बात करें, CRO पहले हमारे कोर्स में वो करता था, पहले UHS में भी CRO होगा। जो MD कैट के स्टूडेंट्स हैं ना वो देखेंगे बहुत सारे एमसीक्यू उनको कैथोड रे सीलोस्कोप के नज़र आएंगे। केपीके की बुक में तो ये टॉपिक ही नहीं है, लेकिन UHS में पहले टॉपिक इंक्लूड हुआ करता था, न्यू कोर्स में इंक्लूड नहीं है। इसलिए इसमें अपने परेशान नहीं होना कि हमें CRO सर ने पढ़ाया नहीं तो न्यू कोर्स में उन्होंने निकाल दिया CRO। खैर अभी तो हम कंपैरिजन में पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, वोल्टेज मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट। और नॉट एक्यूरेट क्या, वोल्टेज एक्यूरेट सही मेजर नहीं करता, ये वोल्टेज को एक्यूरेट मेजर कर रहा है। बात किसकी हो रही है, वोल्टेज मेजरमेंट की। CRO जो होता है, CRO कैथोड रे एसिलोस्कोप, नाम आपको याद है मैट्रिक में है, कैथोड रे एसिलोस्कोप। ये भी नॉट ड्रॉ करंट, नॉट ड्रॉ करंट, ये करंट को बिल्कुल ड्रॉ नहीं करती CRO। और CRO जो होती है वो एक्यूरेट होती है। CRO बड़ी महंगी होती है, वेरी एक्सपेंसिव होती है। अगर आप बहुत अच्छी CRO लेते हैं तो तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए की मिलती है। तो CRO महंगी होती है, वो लाखों में होती है, ठीक है। तो ये करंट ड्रॉ नहीं करती और ये वेरी एक्सपेंसिव होती है। अब आते हैं अपने पोटेंशियोमीटर की तरफ। तो जो ये सारे काम कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर, इनके साथ कंपैरिजन में भी लिखते हैं पोटेंशियोमीटर की बातें, फिर उसकी अपनी अलग बातें करेंगे। तो पोटेंशियोमीटर में भी यही प्रॉपर्टी होती है कि नॉट एक्यूरेट, सॉरी पोटेंशियोमीटर नॉट ड्रॉ करंट। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम पोटेंशियोमीटर को पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी ज़रूरत हमें इतनी क्या पड़ी है। अब आप सारों का आपने देखा ना थोड़ा बहुत, अब आपको समझ आ जाएगा कि पोटेंशियोमीटर को हम क्यों प्रेफर करते हैं। ये एक तो करंट ड्रॉ नहीं करता, करंट ड्रॉ नहीं करेगा तो इसका मतलब एक्यूरेट होगा, ये एक्यूरेट है। और ये जो होता है ये इनएक्सपेंसिव होता है, बिल्कुल सस्ता सा होता है ये, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पोटेंशियल मेजरमेंट की तरफ आए, वोल्टेज मेजरमेंट करने लगे, तो क्या ज़रूरत है कि ये सस्ता था लेकिन ये आंसर इनएक्यूरेट दे रहा था, ये एक्सपेंसिव है दोनों, लेकिन ये क्या है, ये इनएक्सपेंसिव भी है और इसका आंसर भी एक्यूरेट आते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है वो पोटेंशियोमीटर को यूजुअली यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्या चीज़, पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर आपका क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो करंट ड्रॉ करता है, तो एनालॉग वोल्टमीटर करंट ड्रॉ करेगा, ये तीनों करंट ड्रॉ नहीं करते। यह क्वेश्चन आ जाता है कि इन सारों में से आपके पास इन सब में से अगर आ जाए ना सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है, तो ये सारे ठीक है एक्यूरेट आंसर होते हैं,
लेकिन ये अगर लाखों में बिक रहा है, इसमें कोई ख़ास बात तो होगी नहीं। तो इन सारों में से अगर आपसे कहेगा ना सबसे मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, तो सबसे मोस्ट एक्यूरेट जो डिवाइस है वो कौन सा है, CRO होता है। CRO के और भी बड़े फ़ायदे हैं, क्योंकि CRO हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन इन सारों में अगर आ जाए ना सबसे मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस कौन सा है, ये भी एक्यूरेट है, ये भी एक्यूरेट है, लेकिन थोड़े बहुत इनके ड्रॉबैक्स होते हैं, लेकिन ये सबसे एक्यूरेट डिवाइस है। CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इन सारे डिवाइसेस में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट डिवाइस है। चलें शुरू करते हैं अपना पोटेंशियोमीटर पढ़ना। हम लोगों ने थोड़ा सा ये सीख लिया कि बाकी डिवाइसेस के साथ मिलता जुलता ही ये भी कोई इंस्ट्रूमेंट है। पोटेंशियोमीटर के बारे में 3 बातें हम करते हैं मेनली। पहली बात हम ये कर रहे होते हैं कि पोटेंशियोमीटर जो होता है वो बेसिकली यूज टू, यानी मेन इसके अगर हम बात करें कि मेनली ये किस काम के लिए यूज़ होता है, तो मेनली फंक्शन में आप लिख सकते हैं यूज टू कंपेयर, यूज टू, बल्कि यूज्ड एज ए पोटेंशियल डिवाइडर लिख लें, पहले लिख लें यूज्ड एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, पहले आप लिख लें कि ये यूज होता है एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। दूसरा इसके यूज लिखें, इट इज़ यूज टू मेजर अननोन EMF, ये अननोन EMF को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आप लोगों ने लिखना है इट इज़ यूज टू कंपेयर EMF। मतलब हम ये 3 बातें इसकी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी इसकी जो कुछ एप्लीकेशंस हैं वो आपकी KPK की बुक में उसने लिखी हुई हैं, वो एप्लीकेशन तो आप लोगों ने KPK की बुक से देख लीजिएगा, ऐसे ही आपका टाइम वेस्ट करूँगा मैं। पेज 101 पे जो एप्लीकेशन इसकी लिखी हुई है ना, वो आप लोगों ने वहाँ से देख लेनी है। KPK की बुक से 101 पेज पे इसकी कुछ एप्लीकेशन भी लिखी है। उन एप्लीकेशन का सिर्फ आप लोगों ने उनको याद कर लेना है। MCQ में आएंगे इसकी कौन सी एप्लीकेशन है, तो आप लोगों ने वो ऑल ऑप्शन चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो वो आप एप्लीकेशन वहीं से पढ़ लेंगे। हम इन 3 पॉइंट्स को मेनली डिस्कस करेंगे भी। ठीक है ना, एप्लीकेशन आप उधर से रीड कर लेंगे। अच्छा, इसका अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, इसका जो प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल में हम ये कह रहे होते हैं कि अगर मैं इसकी प्रॉपर वर्डिंग लिख दूँ तो उसकी वर्डिंग उसने KPK की बुक में ये लिखी हुई है कि इट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, मैं पूरी वर्डिंग लिख सकती हूँ, इट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्शन जो होता है इज दैट एन, ये बाद में आपको प्रिंसिपल समझ भी आ जाएगा, एन अननोन, बुक की लाइन लिख रहा हूँ, एन अननोन EMF कह लें, या पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस मेजर्ड बाय बैलेंसिंग इट, is measured by balancing it wholly or in part against a known potential difference। ये इसका प्रिंसिपल है। इसके प्रिंसिपल की क्या मीनिंग है, वो इन शॉर्ट सी बात ये है, इन सारी बातों का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम, इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि वी ऑब्टेन नल पॉइंट, हम ऑब्टेन करेंगे नल पॉइंट, या हम ऑब्टेन करेंगे कौन सा पॉइंट, बैलेंस पॉइंट। नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट कौन सा होता है, वो पॉइंट होता है जब नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर शोज, इसमें परेशान नहीं होना क्या लिखी जा रही है बातें, ये बड़ी आसान सी बात है, अभी बात करता हूँ, बस लिख रहा हूँ ना थोड़ा सा। नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर शोज ज़ीरो डिफ्लेक्शन, तो वो पॉइंट होगा कि जब नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो इस सारे प्रिंसिपल का मतलब ये है कि अगर आप इससे अननोन EMF को मेजर करना चाह रहे होंगे, अननोन EMF को मेजर कह लें, या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना चाह रहे होंगे, तो इसके लिए पहले आप लोगों ने नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन करना है। नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन करने का मतलब क्या होता है, वो जो नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट कौन सा होगा, ऐसा पॉइंट होगा जब नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन देगी, उस पॉइंट को नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट बोलेंगे। तो हम जो आपका था व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज जब हम लोगों ने FSC में पढ़ा था, तो तब भी हम नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट लेकर आते हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ रहे थे कि ब्रिज जब बैलेंस होगा उस वक्त वो गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन देगा। तो जब ब्रिज बैलेंस होगा, उसको बैलेंस ब्रिज, या जिस पॉइंट पे ब्रिज बैलेंस होगा
उस पॉइंट को नल पॉइंट तो कहेंगे ना। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसका जो प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का, इस पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो सेम है। अगर आप एमसीक्यू आ जाए, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल किसके साथ सेम है, तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल सेम है किसके साथ, व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ। क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज की भी वर्किंग तभी स्टार्ट होती है, व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से, वैसे मेजर तो पता है ना हम अननोन रेजिस्टेंस करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का काम पोटेंशियल मेजर करना नहीं होता, इसका काम तो रेजिस्टेंस मेजर करना होता है, लेकिन इन दोनों के प्रिंसिपल सेम है। क्योंकि इस व्हीटस्टोन ब्रिज में भी हम अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करते हैं। पोटेंशियोमीटर में भी हम अननोन ईएमएफ को मेजर करने के लिए, इसके तो अंदर हम लोगों ने ईएमएफ मेजर करनी है, ईएमएफ को मेजर करने के लिए हम पहले पोटेंशियोमीटर को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो प्रिंसिपल सेम होने का ये मतलब नहीं है कि इससे भी रेजिस्टेंस मेजर हो रही, इसका जो मेजर फंक्शन है, वैसे इसकी जो एप्लीकेशन है उसमें पढ़ेंगे कि इससे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी भी मेजर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो बेसिक पर्पज है वो ये तीन है, इनमें इन तीनों में से मेन कौन सा है, मेजरमेंट ऑफ अननोन ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मेजर करने के लिए इसका जो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होगा वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के साथ मैच करेगा। ये क्या बातें लिखी हुई हैं, अभी मैं जब सर्किट शुरू करता हूँ तो ये आपको सारी बातें बड़े सिंपल वे से समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब हम इसका जल्दी से चीज़ों को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं ताकि इसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ चले जाएं। सबसे पहले इसका यूज़ जो होता है ना पोटेंशियोमीटर के अंदर, अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें कि पोटेंशियोमीटर के अंदर लगा क्या चीज़ होती है, पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन में इसके अंदर एक वायर होती है और जिस वायर की लेंथ 4 मीटर होती है, इसका यूजली लिख रहे हैं 4 मीटर होती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब अगर आपका क्वेश्चन आ जाए इस 4 मीटर की लेंथ यूजली कितनी होगी, तो 4 मीटर होगी, लेकिन लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा भी इसकी यूज़ होती है और 4 मीटर से समटाइम कम भी यूज़ हो रही होती है। लेकिन नॉर्मली जो हमारी लैब्स में पड़े हुए हैं उनमें पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ 4 मीटर ही यूज़ होती है। तो अगर आपका आ जाए एमसीक्यू कि पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ यूजली कितनी यूज़ होती है, तो बोलेंगे 4 मीटर यूज़ होगी। और फिर इसके अंदर जो चीज़ यूज़ होती है, इसमें एक सोर्स यूज़ होता है ऑफ नॉन वोल्टेज कह लें या ईएमएफ कह लें, सोर्स ऑफ नॉन वोल्टेज आर ईएमएफ, एक सोर्स यूज़ होता है जिसकी ईएमएफ या वोल्टेज हमें पता होती है। सबसे पहले इसका यूज़ ये होता है यूज्ड एज ए पोटेंशियल डिवाइडर, यूज्ड एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। मैंने आपको एक बात पिछले दिनों बताई थी, मैंने आपको बताया था कि जो रियोस्टेट होता है ना, रियोस्टेट भी एज ए पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ होता है और पोटेंशियोमीटर भी एज ए पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ होता है। तो रियोस्टेट जो पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ होता है, इसमें जो पोटेंशियल होगा ना, रियोस्टेट में जो पोटेंशियल होगा वो कॉन्टीन्यूसली वेरी करेगा, इसमें जो पोटेंशियल होगा वो कॉन्टीन्यूसली वेरी करेगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था उस वक्त, मैंने बताया था जो रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट में भी एज ए पोटेंशियल डिवाइडर तो रियोस्टेट भी यूज़ होता है ना, रियोस्टेट में जो पोटेंशियल होता है, रियोस्टेट में मैंने बताया था जो पोटेंशियल होता है वो वेरी करता है टर्न बाय टर्न, उसकी वजह उससे बता दी थी, उसमें पोटेंशियल वेरी करता है टर्न बाय टर्न। तो अगर आपका ये पंजाब की बुक में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि डिस्क्राइब अ सर्किट इन विच पोटेंशियल इज कॉन्टीन्यूसली वेरी, तो अक्सर लोग उसमें रियोस्टेट एज ए पोटेंशियल डिवाइडर, कीज में भी यही ज़्यादातर में लिखा हुआ है कि रियोस्टेट एज ए पोटेंशियल डिवाइडर उस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में लिखा जाता है। तो ये नहीं होता, बेसिकली जो पोटेंशियल कॉन्टीन्यूसली वेरी करता है वो किस में, जो पोटेंशियोमीटर है ना, पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल कॉन्टीन्यूसली वेरी होगा। ये जो हम यूज़ पढ़ रहे हैं किसका पढ़ रहे हैं, पोटेंशियोमीटर का पढ़ रहे हैं ना, कि पोटेंशियोमीटर यूज़ हो रहा है एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। तो पोटेंशियोमीटर जो है उसमें पोटेंशियल कॉन्टीन्यूसली वेरी होगा। कैसे कॉन्टीन्यूसली वेरी होगा वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। इसमें हम यूँ बात करते होते हैं ना, सपोज करें आपके पास ये एक बैटरी है, इस बैटरी की ईएमएफ ई है और इस बैटरी की ईएमएफ आपको नाउन है, ठीक है, इसकी ईएमएफ आपको पता है। और यहाँ पर आप लोगों ने वो यूँ समझ लें कि पोटेंशियोमीटर की वायर लगा दी। मैं रेजिस्टेंस इसकी इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप वो ये ना कहें कि वायर की रेजिस्टेंस, ये पोटेंशियोमीटर की वायर है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये वो पोटेंशियोमीटर की वायर है जो नॉर्मली 4 मीटर की होती है, टोटल वायर है पोटेंशियोमीटर की। इसकी वायर की लेंथ को एल बोल देते हैं, इसकी रेजिस्टेंस को आर कह देते हैं।
अब आप लोगों ने जब इसको एज ए पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ करना है, ये क्या हो गया, पोटेंशियोमीटर की वायर और ये बैटरी, दो ही तो चीज़ें हैं, एक वायर यूज़ होती है और एक सोर्स ऑफ नॉन वोल्टेज यूज़ होता है, ये दोनों लग गए। अब आप लोगों ने जब इसको एज ए पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ करना है, तो उस वक्त आप लोगों ने ये करना है कि इस ए पॉइंट के साथ यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा देना, और इस वोल्ट मीटर के साथ यहाँ पर एक स्लाइडिंग टर्मिनल लगा देना। इस स्लाइडिंग टर्मिनल को यहाँ पर जोकी बोलते हैं। जो स्लाइडिंग टर्मिनल होगा, इसको इसमें जो नाम दे रहे होते हैं वो स्लाइडिंग टर्मिनल भी बोलते हैं, या समटाइम इसको जोकी का नाम भी देते हैं, ठीक है। अब इस वायर की टोटल लेंथ L है, इस पॉइंट को हम C पॉइंट कह देते हैं। अब C पॉइंट तो वेरी करेगा ना, ये A और B के दरम्यान में C पॉइंट चेंज हो सकता है। तो अब आपका ये जो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है बिटवीन पॉइंट A एंड C। तो ये वोल्ट मीटर आपको पोटेंशियल बताया गया बिटवीन पॉइंट A एंड C, और A और C पॉइंट्स के दरम्यान में जो वायर की लेंथ है उसको मैं स्मॉल l कह देता हूँ। तो A और C पॉइंट्स के दरम्यान में अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहें, अगर हम A और C पॉइंट्स के दरम्यान में पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहें, तो A और C पॉइंट्स के दरम्यान में वायर की रेजिस्टेंस को स्मॉल r कह देते हैं, और अगर वायर की लेंथ हमें गिवन हो क्वेश्चन में तो L होगी, कैपिटल स्मॉल l होगी, और A से B तक वायर की टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R। A से B तक पोटेंशियोमीटर की वायर है टोटल, ये पोटेंशियोमीटर की वायर है AB, उसकी टोटल लेंथ है। अब A और C पॉइंट्स के दरम्यान में हम पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला ये होगा कि हम इस बैटरी की EMF जो नॉन EMF है, अगर A और C के दरम्यान में रेजिस्टेंस पता है तो A और C के दरम्यान में रेजिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे टोटल उस वायर की रेजिस्टेंस से। तो A और C पॉइंट्स के दरम्यान में पोटेंशियल हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ये कौन सी हो जाएगी, इस बैटरी की EMF स्मॉल r क्या है, A और C पॉइंट्स के दरम्यान में रेजिस्टेंस, और कैपिटल R क्या है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल रेजिस्टेंस। अब हम चाहें, अगर आपके सवाल आ जाए कि इस दो पॉइंट्स के दरम्यान में पोटेंशियल बताएं और आपको रेजिस्टेंस ना गिवन हो, लेंथ गिवन हो, तो ये तो आपको सारों को रूल पता है ना कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ कौन सा डायरेक्ट रिलेशन होता है, सबको याद है। तो हम इस रेजिस्टेंस को लेंथ से रिप्लेस कर देंगे। स्मॉल r का लिंक किसके साथ होगा, स्मॉल l के साथ, और कैपिटल R का लिंक होगा कैपिटल L के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बोल रहे हैं ना कि रियोस्टेट एज ए पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ हो रहा है, इस बात को ज़रा क्लियर करें। देखिए रियोस्टेट की यूँ वायर लगी होती है, इसमें कोई टर्न तो नहीं होता है ना, ये यूँ सीधी सीधी वायर है। आप लोगों का ये पॉइंट है, थोड़ा सा समझाने के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पर वोल्ट मीटर आपने लगाया, यहाँ पर पॉइंट C है। अब अगर आप इस C पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाते हो, आगे ले जाते हो इस पॉइंट से, तो इसका मतलब ये कि इसमें कोई टर्न तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा। रियोस्टेट में क्या होता था, अब यूँ थे नहीं रियोस्टेट, तो उसमें जब आप स्लाइडिंग टर्मिनल को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाते थे तो रेजिस्टेंस ये वाली चेंज नहीं होती थी। सॉरी, नजर नहीं आ रहा। पोटेंशियोमीटर जो रियोस्टेट थी ना, उसमें यूँ टर्न बने हुए थे ना, जब वो स्लाइडिंग टर्मिनल को अब यहाँ से यहाँ तक मूव करवाते तो आपको लगता था आपने इतना मूव किया है, हालांकि करंट बेचारे को यहाँ नीचे से पूरा टर्न चेंज हो जाता था। तो वहाँ पोटेंशियल टर्न बाय टर्न वेरी करता था। लेकिन यहाँ पर जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे तो जितना आप जाएंगे उतनी वायर की रेजिस्टेंस चेंज होगी, क्योंकि इसमें कोई टर्न का चक्कर तो है नहीं, ये तो सीधी सीधी एक वायर है बस, बट रेजिस्टिव वायर है ना, मतलब इसकी रेजिस्टेंस हाई है, लेकिन जितना मूव करेंगे उतनी रेजिस्टेंस चेंज होगी। तभी तो हम इस रेजिस्टेंस को लेंथ से क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं ना। क्या इस पॉइंट को इस रेजिस्टेंस को लेंथ से रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तक नीचे से पूरी टर्न चेंज हो जाएगा तो पूरी टर्न की लेंथ काउंट होगी ना। उम्मीद आपको बात समझ आ चुकी होगी। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन ये है कि आपका जो पोटेंशियोमीटर है वो पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर यूज़ होता है, और उसमें पोटेंशियल कॉन्टीन्यूसली वेरी करता है, क्योंकि उसमें जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो लीनियर मूव करते हैं।